हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो पिछले 1 से 1.5 सालों के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं, उन सब की अब बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं। उन सारी घटनाओं के बारे में यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा हमारी होने वाली है उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही गंभीरता से, बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे वीडियो के एक एक पॉइंट को देखिए, नोट करते चलिए और ये आपके एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाए। तो आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जो भी विषय हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे जो कि समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड होगी। और अब बिना समय गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम पहले मिशन की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है। निसार मिशन जो है वो काफ़ी इस वक्त चर्चा में है क्योंकि ये 2024 में लॉन्च होने वाला है। 2023 में पहले लॉन्च करने का प्लान था लेकिन बाद में इसका प्लान अब चेंज कर दिया गया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसे जनवरी 2024 में लॉन्च करने का प्लान है। ये निसार जो प्रोग्राम है ये नासा और इसरो का ज्वाइंट प्रोग्राम है। नासा यानी कि यूएस का, अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका, और इसरो, भारत के इसरो का ये ज्वाइंट प्रोग्राम है। ये दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे ज्यादा महंगा पृथ्वी अवलोकन मिशन है, अर्थ ऑब्जर्वेशनल मिशन है। यानी कि ये जो मिशन होगा ये पृथ्वी की, यानी एक तरीके का सैटेलाइट है, इस तरह से समझ लीजिए। ये एक तरीके का सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, सुदूर संवेदन उपग्रह है जो पृथ्वी की कक्षा में जाकर लो अर्थ ऑर्बिट में घूमेगा और लो अर्थ ऑर्बिट में घूमता हुआ पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेगा, पृथ्वी के बारे में जानकारियां इकट्ठा करेगा। और ये इतना ज्यादा एडवांस है, इतना ज्यादा एडवांस है कि अगर पृथ्वी पर किसी भी तरीके की जो घटना है अगर घट रही है और 0.4 इंच की दूरी पर भी अगर कोई बदलाव हो रहा है तो उसको भी नोटिस करने, उसको भी कैप्चर करने की ताकत रखता है ये आपका निसार। ठीक है, निसार। और इसके अंदर 2 तरीके के रडार का उपयोग किया गया है। इन रडारों को सिंथेटिक अपर्चर रडार के नाम से जाना जा रहा है। इसकी मदद से डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। अब ये जो निसार जो होगा ये क्या काम करेगा, मतलब इसका फंक्शन क्या होगा, इसका जो उद्देश्य है वो क्या होगा। तो इसका उद्देश्य अगर कहा जाए तो ये पृथ्वी के 12 दिनों के अंदर इस पूरी पृथ्वी के बारे में हर तरीके का, पृथ्वी के हर एक क्षेत्र का पूरी तरीके से अध्ययन कर लेगा। और क्या अध्ययन करेगा अगर इसकी बात की जाए तो पृथ्वी पर जो भूमि है वो, उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं, बर्फ की चादरें जो हैं वो कैसी हैं, समुद्री जो बर्फ है वो उसका क्या स्टेटस है, किस तरीके की इस अवस्था उसकी बनी हुई है। इस तरीके से भारत जो पृथ्वी पर बहुत तरीके के डिजास्टर हो रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही हैं, ठीक है, जैसे कि वोल्केनो इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, या फिर अगर आप लोग सुनामी की बात करते हैं या फिर भूकंप की बातें करते हैं, तो ये जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, इस तरीके की, या जो क्लाइमेट चेंज, जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ रही है, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो इसकी वजह से जो आपदाएं आ रही हैं, इनके बारे में जानकारियां इकट्ठा करेगा। ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और 3 साल के अंदर ये मिशन जो है बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लेगा और इस डेटा की मदद से क्या किया जाएगा कि हम भविष्य में होने वाली जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उसके बारे में भी पूर्वानुमान लगा लेंगे। तो एक पहली बात, तो जो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, या किस किस तरीके से पृथ्वी पर बदलाव हो रहा है उसके बारे में अध्ययन करेगा। साथ ही साथ भविष्य में होने वाली जो आपदाएं हैं या प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके बारे में भी पूर्वानुमान इसके डेटा की मदद से लगाया जा सकेगा। तो ये दुनिया का सबसे एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, सुदूर संवेदन उपग्रह है जो पृथ्वी के बारे में जानकारियां इकट्ठा करेगा। नासा और इसरो का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इसको जनवरी 2024 में जीएसएलवी MK2 से लॉन्च करने की संभावना है। जीएसएलवी जो रॉकेट है उससे जीएसएलवी के MK2 रॉकेट से लॉन्च करने की संभावना है, ठीक है। तो ये मिशन है। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात आजकल चल रही है, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो हमारे जो
जो स्पेस टेक्नोलॉजी को देखने वाले जो राज्य मंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ के अंतर्गत आते हैं, तो वो अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में घोषणा की है कि हम 2030 तक जो है वो अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना लेंगे। अब अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है, इसको जल्दी से शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि पृथ्वी की सतह से लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह जो कि काफी एक ऐसी जगह जहां पर वैज्ञानिक रह सकें, जहां पर वैज्ञानिक रहकर कुछ दिन रहकर अपने खाना पीना अपनी सारी चीजें वहां पे करते हुए विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष में जो है माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं। तो ऐसी जगह को अंतरिक्ष स्टेशन बोलते हैं। तो ये अंतरिक्ष स्टेशन हमेशा, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि एक परमानेंट जगह होती है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, और साथ ही साथ ये पृथ्वी का चक्कर काटती रहती है और इसमें वैज्ञानिक रहते हैं और विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। तो इस तरीके का अंतरिक्ष स्टेशन इस वक्त ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और साथ ही साथ चाइना का भी स्पेस स्टेशन है। तो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और एक चाइना का स्पेस स्टेशन इस वक्त मौजूद है। तो इसी तरीके का स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है भारत की। हम भी इसी तरीके का स्पेस स्टेशन बनाएंगे जो कि पृथ्वी की कक्षा में 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद होगा, और वहां पर वैज्ञानिक जो हैं वो लगभग 20 दिन तक, ठीक है, रह सकेंगे और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट, माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। तो एक परमानेंट अंतरिक्ष में रहने की जगह बनाने की बात कर रहा है कौन? भारत कर रहा है। लेकिन ये भारत का ये प्लान तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब भारत का पहला जो अभी मिशन होने जा रहा है गगनयान। तो गगनयान, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि गगनयान वो मिशन है जिसकी मदद से हम पहली बार, यानी कि इसरो पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा। तो अगर गगनयान मिशन 2023 और 2024 में पूरी तरीके से सफल हो जाता है और हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अगर गगनयान के माध्यम से अगर लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि निम्न भूकक्षा में 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजने में सफल हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर ये पूरी तरीके से सफल होता है तो फिर हम अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कर सकते हैं। और होप है और ऐसी आशा हम करते हैं कि गगनयान मिशन सफल हो जाएगा। और अगर ये गगनयान मिशन सफल हो गया तो फिर हम 2030 तक जो है एक परमानेंट स्पेस में रहने की जगह, अंतरिक्ष में रहने की जगह बना लेंगे, और फिर वहां पर हम बहुत अच्छी तरीके से रह सकेंगे, हमारे वैज्ञानिक वहां रह सकेंगे और विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट बहुत सारे जो हैं वहां पे परीक्षण कर सकेंगे। ठीक है, ये लगभग इसका जो वजन होगा इस पूरे अंतरिक्ष स्टेशन का 20 टन के द्रव्यमान का होगा, और लगभग 400 से 450 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में इसे भेजा जाएगा। विभिन्न प्रकार के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन बहुत बड़ा होता है तो बहुत सारे अंतरिक्ष स्टेशन को एक साथ जो है वो स्पेस में नहीं भेजा जा सकता है, छोटे छोटे उसके भाग जो है भेजे जाते हैं, फिर सारे भागों को एक साथ जोड़ा जाता है। तो इस तरीके के कैसे ये भेजे जाएं और फिर उसके बाद सारे भागों को जोड़कर एक बड़ा सा अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाए, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जा रहे हैं। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो इसरो कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। तो विकास जो है विक्रम अंबालाल साराभाई रॉकेट इंजन जो है वो काफी चर्चा में रहा है। और ये क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि ये तरल प्रणोदक आधारित, यानी लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड विकास इंजन है, जो कि 25 सेकंड की योग्यता परीक्षण के लिए सफलतापूर्वक किया गया, यानी कि इसका परीक्षण पूरी तरीके से किया गया, 25 सेकंड तक इसको जला के देखा गया। लिक्विड प्रोपेल्ड बेस, यानी कि ये एक ऐसा इंजन है, ये विकास ऐसा इंजन है जो कि लिक्विड फ्यूल से चलता है, जो तरल ईंधन से चलता है। तो तरल ईंधन से चलने वाला एक इंजन जो कि जिसका नाम विकास है, इसे 25 सेकंड तक जलाकर देखा गया और ये पूरी तरीके से सफल रहा। इस तरीके का ऐसा नहीं कि भारत पहली बार इस तरीके के तरल इंजन बना रहा है, ऐसे इंजनों का उपयोग ये लगातार करता रहा है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी करने के लिए, कुछ ना कुछ एडवांसमेंट लाने के लिए, कुछ ना कुछ इसके अंदर बदलाव लाने के लिए एक नए प्रकार का जो है वो तरल इंजन जिसका नाम विकास इंजन कहा गया है, तो उसका परीक्षण जो है वो इसरो ने अभी हाल में किया है और ये पूरी तरीके से सफल रहा है। विकास जो है वो लंबे समय तक के जलने के लिए बनाया गया है। ये विशेष जो इंजन बनाया गया है वो लंबे समय तक के जलने के लिए, यानी बहुत देर तक इसका फ्यूल जलेगा और बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा। लंबे समय तक रॉकेट को ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये जो है ये जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के दूसरे चरण में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जो हमारा PSLV, यानी मतलब ये है कि इस तरीके का इंजन, विकास इंजन जो है वो PSLV यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण
प्रक्षेपण यान और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, दोनों में इसका उपयोग ऑलरेडी किया जा रहा है। लेकिन इसको मैंने जैसा बताया कि इसको और एडवांस करने का, एडवांस वर्जन इसका जो और एडवांस वर्जन है उसका परीक्षण अभी हाल में किया गया है। ठीक है, किया गया है। अब बात करते हैं, इस इंजन के अंदर लगभग 725 किलो न्यूटन का जो है अधिकतम थ्रस्ट इसमें मालूम होता है। इसके अंदर जो फ्यूल भरा जाता है वो असिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजीन भरा जाता है। तो इसके अंदर जो फ्यूल यानी इसके अंदर जो ईंधन भरा जाता है वो अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजीन भरा जाता है। तो ईंधन कौन सा है इसके अंदर ये है अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजीन। और साथ ही साथ इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, कोई भी चीज तब जलती है जब उसे ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए यानी इसको ऑक्सीजन देने के लिए नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड्स का इसका यूज किया जाएगा। तो एक तरीके से ऑक्सीडाइजर की तरह से N2O4 का यूज किया जाएगा और साथ ही साथ ईंधन की तरह से क्या यूज किया जाएगा, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन इसमें यूज किया जाएगा। चलिए, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे सोलर फ्लेयर की, सौर प्रज्वाला की बात करेंगे यहां पर। तो हाल ही में सूर्य की एक बहुत बड़ी सौर चमक उत्सर्जित हुई है जिसे नासा के सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी सौर गतिकी वेधशाला द्वारा देखा गया है। तो ये जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं बच्चों, सोलर फ्लेयर्स एक प्रकार की सूर्य की चुंबकीय संरचनाओं में, यानी सूर्य में बहुत सारी चुंबकीय संरचनाएं पाई जाती हैं सूर्य के अंदर, वहां से बहुत सारा प्रकाश और बहुत सारी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो है इसके अंदर बहुत सारी हाई फ्रीक्वेंसी की जो रेज होती हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की, यानी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी की उच्च ऊर्जा वाली जो है वो रेज जो होती हैं, यानी कि जो तरंगे होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। और ये उत्पन्न होती हैं किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा उत्पन्न होती हैं। और सूर्य के द्वारा जब ये उत्पन्न होती हैं तो ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, सूर्य की चुंबकीय संरचनाओं से उत्पन्न होती हैं। और जब ये उत्पन्न होती हैं तो ये फिर उसके बाद ये बहुत भयंकर सी ऊर्जा जो यहाँ से मूव करती है और पूरे के पूरे सौर मंडल में फैल जाती है। तो ये जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं ये सूर्य की चुंबकीय संरचनाओं से निकलती हैं। बहुत उच्च ऊर्जा वाली जो है विकिरण होते हैं, बहुत उच्च ऊर्जा वाले रेडिएशंस होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊर्जा इसके अंदर मौजूद होती है। इस रेडिएशन के अंदर एक्सरे विकिरण भी होता है और इसके अलावा और भी विकिरण होता है। और ये सारा का सारा रेडिएशन जो है वो सूर्य से निकलता है और सूर्य से निकलते हुए पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे के पूरे जो है सौर मंडल में फैल जाता है। तो रास्ते में बहुत सारे जो ग्रह आते हैं वो सब इसके संपर्क में आते हैं और उन पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव ये डालता है। तो अब पृथ्वी पर मामला क्या होता है कि इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन पृथ्वी पर इसका ये जो बहुत उच्च ऊर्जा वाली जो ये सोलर फ्लेयर्स आती हैं इनका बुरा प्रभाव ना पड़े, इसके लिए प्रकृति ने, मतलब अब प्रकृति कहेंगे, भगवान को अगर मानते हैं तो भगवान मान लीजिए, प्रकृति के तो प्रकृति मान लीजिए, अर्थ को इस सोलर फ्लेयर यानी कि इस उच्च ऊर्जा से बचाने के लिए पृथ्वी के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जब सोलर फ्लेयर्स यानी कि ये जो सौर ज्वालाएं हैं जब ये आती हैं और बहुत उच्च ऊर्जा वाली रहती हैं, अगर ये पृथ्वी तक डायरेक्ट पहुंच जाए तो यहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं सब प्रभावित हो जाएं और हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन ही ना रहे। लेकिन ये उच्च ऊर्जा वाली जो ज्वालाएं हैं ये पृथ्वी तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो क्या करता है, सौर ज्वालाओं को क्या कर देता है, अपने रास्ते से हटा देता है, यानी हमारी पृथ्वी तक पहुंचने ही नहीं देता, इसको डाइवर्ट करके इसको चारों तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। और इस वजह से पृथ्वी पर इसका बहुत 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 कम असर पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो जीव जंतु हैं उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता और वो यहाँ पर जिंदा बच पाते हैं। तो अगर पृथ्वी पर जीवन है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो अर्थ पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अर्थ की जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। और अगर पृथ्वी पर ये ना होता तो ये उच्च ऊर्जा वाली जो ये सोलर फ्लेयर्स हैं ये पृथ्वी पर आ जाती हैं और यहाँ के जीव जंतुओं को काफी भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन क्या ये और चीजों पर को भी नुकसान पहुंचा पाती हैं, यानी किसी तरीके से पृथ्वी पर और बुरा प्रभाव पहुंचा पाती हैं? बिल्कुल पहुंचा पाती हैं।
इसकी वजह से हमारे जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो इसकी वजह से काफी भयंकर रूप से प्रभावित हो जाते हैं। कभी कभी बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो काम करना बंद कर देते हैं, और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो पावर ग्रिड्स होती हैं, ठीक है, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इन सोलर फ्लेयर से, इन सौर तूफानों का प्रभाव पड़ता है। तो इसी के तहत ये भूचुंबकीय जो तूफान उत्पन्न हुआ था, तो इसी की वजह से एलॉन मस्क ने, ये अभी चर्चा में ये भी है, एलॉन मस्क के स्टारलिंक, एलॉन मस्क जो है वो एक स्टारलिंक के सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, जिसकी मदद से ये पूरी पृथ्वी को टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट से पूरी तरह से घेर देना चाह रहे हैं। और इसकी मदद से दूर संचार सुविधाएं जो है वो अन्य देशों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है? एलॉन मस्क प्रोवाइड कर रहे हैं। किस मिशन के तहत कर रहे हैं? स्टारलिंक के मिशन के तहत कर रहे हैं। स्टारलिंक जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या है? वो एक तरीके से दूर संचार उपग्रह हैं जो पूरी तरह से यानी सैकड़ों उपग्रह जो है पृथ्वी को घेरे हुए हैं, और पृथ्वी को घेर कर वो दूर संचार सुविधाएं जो हैं वो पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सी? ये है स्टारलिंक प्रोजेक्ट के थ्रू। ये किसका प्रोजेक्ट है? एलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। तो इसके जो 40 उपग्रह हैं अभी खराब हो गए, यानी कि 40 उपग्रह जो हैं वो बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए? क्योंकि भूचुंबकीय तूफान, जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म था, जो सोलर फ्लेयर्स आ रही थी, उनकी वजह से ये सारे के सारे जो है प्रभावित हो गए, और फाइनली जो है ये सारे के सारे खराब हो गए, और फिर इनको जो है वो पृथ्वी की कक्षा में, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में लाकर इनको जला दिया गया। यानी इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ये आए तो इसके बाद ये जलकर खत्म हो गए, तो इससे किसी तरीके का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन 40 उपग्रह जो हैं खराब हो गए। स्टारलिंक के, एलॉन मस्क के स्टारलिंक कंपनी के 40 उपग्रह खराब हो गए। किसकी वजह से खराब हो गए? भूचुंबकीय तूफान की वजह से खराब हो गए। ठीक है, खराब हो गए। तो ये भी काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, इन उपग्रहों ने कोई अंतरिक्ष कचरा नहीं बनाया, क्योंकि उपग्रहों को पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के, जलने के लिए बनाया गया। मैंने आपको बता दिया, भूचुंबकीय तूफान तब होते हैं जब सौर ज्वाला जैसी घटनाएं पृथ्वी की ओर विकिरण के सामान्य स्तर से अधिक आती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जब सौर तूफान उठते हैं, सौर ज्वालाएं उठती हैं, तो ये सौर ज्वालाएं जो उठती हैं वो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो डाइवर्ट हो जाती हैं, पृथ्वी तक तो नहीं पहुंच पाती है, फिर भी ये हमारे टेलीकम्युनिकेशन दूर संचार उपग्रहों को और पावर ग्रिडों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसी सौर ज्वालाओं और सूर तूफान की वजह से स्टारलिंक के ये 40 उपग्रह जो हैं वो खराब हो गए। ठीक है, खराब हो गए, यानी इलॉन मस्क को एक तरीके का नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज बता दी। फिर भूचुंबकीय तूफान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होते हैं भूचुंबकीय तूफान। जो सौर ऊर्जाएं आती हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लेकिन उसका प्रभाव जो है हमारी पृथ्वी पर बिजली ग्रिडों पर पड़ता है, साथ ही साथ हमारे उपग्रहों पर पड़ता है। फिर उसके बाद स्टारलिंक जो कंपनी है, वो स्टारलिंक, मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टारलिंक जो है वो एक प्रोजेक्ट है, एक तरीके का प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट किसका है? एलॉन मस्क का है। एलॉन मस्क की कंपनी, स्पेस कंपनी का नाम क्या है? स्पेस एक्स है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की कंपनी है। और इसका जो एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। और ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या काम कर रहा है? पृथ्वी पर 48 देशों को अपनी इंटरनेट की सेवाएं प्रदान कर रहा है। किसकी मदद से कर रहा है? स्टारलिंक उपग्रहों की मदद से। सैकड़ों उपग्रह हैं जो कि पृथ्वी को घेरे हुए हैं, और पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए विभिन्न प्रकार के दूर संचार जो है वो सुविधाएं जो है वो 48 देशों को दे रहे हैं। कैसी दूर संचार सुविधाएं दे रहे हैं ये स्टारलिंक उपग्रह? इंटरनेट सेवाएं दे रहे हैं। कुछ 2023 के बाद ये मोबाइल फोन सेवा भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी इंटरनेट सेवा ये प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये मोबाइल फोन सेवा भी 2023 के बाद स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका ये प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ था? स्टारलिंक प्रोजेक्ट 2019 से शुरू हुआ था। ठीक है, अच्छा, ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट बहुत हाई क्वालिटी की, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की ये टेलीकम्युनिकेशन सुविधाएं या फिर कह सकते हैं कि आपका इंटरनेट सुविधाएं जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं स्टारलिंक। ठीक है, अब बात करते हैं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। तो पार्कर सोलर प्रोब क्या है? पार्कर सोलर प्रोब जो है वो नासा का प्रोजेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, ये किसका प्रोजेक्ट है? नासा का प्रोजेक्ट है। और ये नासा का प्रोजेक्ट किसके लिए बनाया गया है? पर नाम से पता चल रहा है सोलर प्रोब है, यानी सूर्य का अध्ययन करने के लिए। ये किसे बनाया गया? सूर्य का अध्ययन करने के लिए। तो ये सूर्य का अध्ययन करने वाला ये नासा का पार्कर सोलर प्रोब है। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब है जो सूर्य के सबसे करीब, अभी तक इससे ज्यादा करीब
कोई भी उपग्रह सूर्य के इतने ज्यादा करीब नहीं जा पाया है जितना पार्कर सोलर प्रोब गया है। इवन कि इसके अपर एटमॉस्फेयर यानी कि जो बाह्य वायुमंडल है सूर्य के, उसके ये करीब पहुंच गया और वहां पर पहुंचकर इसने इतिहास रच दिया। एक तरीके से इसने सूरज को छू लिया। ठीक है, तो दिसंबर 2021 में इसने जो है वो सूर्य के अपर एटमॉस्फेयर में एंट्री कर दी थी और इस तरीके से इसने इतिहास रचते हुए सूर्य को टच करने का जो रिकॉर्ड है वो कर लिया। टच करने का मतलब ये नहीं कि सूर्य की सतह को टच किया, सब सूर्य के अपर एटमॉस्फेयर बाह्य वायुमंडल को इसने टच करने की टच किया, जिसकी वजह से ये ऑफिशियली मान लिया गया कि इसने सूर्य को टच कर लिया। तो ये पार्कर सोलर प्रोब जो है सूर्य का अध्ययन करने वाला एक उपग्रह है नासा का, जो कि बहुत ही करीब पहुंच गया, सूर्य के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब ये जो पार्कर सोलर प्रोब है, ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब है, ये जब यहां पर सूर्य की तरफ जा रहा था यानी पृथ्वी से निकला, तो पृथ्वी से निकलते हुए जब सूर्य के करीब पहुंच रहा था तो उससे पहले इसने वीनस का भी अध्ययन किया यानी कि शुक्र ग्रह का भी अध्ययन किया। तो जब शुक्र ग्रह का अध्ययन इसने किया तो शुक्र ग्रह की सतह पर महाद्वीपों को इसने देखा, वहां पर मैदानों को देखा, वहां पर पठारों को देखा, ठीक है, और वहां पर ऑक्सीजन की एक परत को भी इसने देखा और वहां की तस्वीरें ली। तो मतलब ये जब रास्ते में जा रहा था सूर्य की तरफ पृथ्वी से भेजा गया, सूर्य के करीब जब ये जा रहा तो इसने रास्ते में जो है वो शुक्र ग्रह का भी अध्ययन किया और शुक्र ग्रह पर पहली बार वहां की कलरफुल तस्वीरें महाद्वीपों, मैदानों, पठारों और वहां पे ऑक्सीजन की लेयर का अध्ययन किया और वहां की फोटोग्राफ्स ली। तो ये एक और उपलब्धि है पार्कर सोलर प्रोब की कि इसने सिर्फ सूर्य का अध्ययन ही नहीं किया बल्कि रास्ते में इसने शुक्र का भी अध्ययन किया। ठीक है, शुक्र का भी अध्ययन किया। तो नासा पार्क, तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पार्कर सोलर प्रोब जो था वो सूर्य का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, साथ ही साथ जो है वो शुक्र का भी इसने अध्ययन किया, तो आप सोचेंगे शुक्र का कैसे ये अध्ययन करेगा, लेकिन इसने किया है, तो इसलिए ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नासा पार्कर सोलर प्रोब जो है वो इतिहास में पहली बार शुक्र ग्रह की रंगीन तस्वीर देख सकते हैं। हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब सूर्य कोरोना के बाहरी वातावरण, ये मैंने आपको बता दिया कि बाहरी वातावरण को इसने टच किया, ठीक है, और ये ऐतिहासिक घटना थी। ठीक है, और इस तरह से सूर्य के बारे में विभिन्न प्रकार के अध्ययन ये कर रहा है। सूर्य का जो बाहरी भाग है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोरोना कहते हैं, तो उस कोरोना का अध्ययन करने के लिए, साथ ही साथ सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज कितनी मात्रा में निकलती हैं और इसका ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करने के लिए, यानी सूर्य के बाहरी भाग का अध्ययन करने के लिए, कोरोना का अध्ययन करने के लिए, सूर्य से निकलने वाली विभिन्न प्रकार के विकिरणों का अध्ययन करने के लिए, साथ ही साथ जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करने के लिए, और इस तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए इस पार्कर सोलर प्रोब को भेजा गया है। ठीक है, इसने शुक्र का भी अध्ययन किया। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता ही दिया अब भारत के EOS 04 की बात कर लेते हैं। EOS 04 क्या है, तो EOS इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 04। तो हिंदी में से बोलेंगे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 04 को 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी लो अर्थ ऑर्बिट, आपको पता है ना कि अर्थ की सतह से यानी पृथ्वी की सतह से लगभग 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की जो ऑर्बिट होती है, जो कक्षा होती है, ठीक है, जो कक्षा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट या निम्न भू कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्न भू कक्षा बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को भेजा गया। ये सैटेलाइट का क्या नाम था, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 04। ठीक है, 529 किलोमीटर यानी पृथ्वी की सतह से लगभग 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे भेजा गया। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में इसे भेजा गया। अब ये जो EOS है, EOS का मुख्य काम क्या है, नाम ही से पता चल रहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेगा। ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, यानी इसके अंदर जो मशीन लगाई गई है वो रडार है और रडार की मदद से ये क्या करेगा, अध्ययन करेगा। ठीक है, अध्ययन करेगा पृथ्वी के सतह के बारे में, पृथ्वी के सतह के बारे में, यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में, यहाँ पर मौजूद जो खनिज पदार्थ हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं कौन, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट। तो ऐसा ही अध्ययन ये करेगा। ठीक है, इसका जो वजन है लगभग 1710 किलोग्राम का वजन है, 2280 वॉट की शक्ति इसके अंदर मौजूद है, यानी इसके अंदर जो सोलर पैनल्स लगाए गए हैं उसमें 2280 वॉट की जो है वो ऊर्जा उत्पन्न करने की ताकत है।
ठीक है, ताकत है, और इसे 10 वर्ष के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसे भेजा गया है। ठीक है, किसके लिए भेजा गया है? मैंने जैसा बताया बहुत सारा डेटा ये इकट्ठा करेगा, कृषि के बारे में डेटा इकट्ठा करेगा, वानिकी के बारे में डेटा इकट्ठा करेगा, वृक्षारोपण के बारे में डेटा इकट्ठा करेगा, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान, बाढ़ मानचित्रण, ठीक है, इन सब के मौसम की स्थिति के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में ये डेटा कलेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, उपग्रह जो है रिसोर्स सैट, कार्टोसैट और RIST-2B श्रृंखला के उपग्रहों के डेटा का पूरक होगा, जो पहले से ही कक्षा में है। तो मतलब यह रिसोर्स सैट, कार्टोसैट, इस तरीके के जो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, उन्हीं की तरीके से ये विभिन्न प्रकार के डेटा को, बहुत तरीके के आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम करेगा। ठीक है, इससे पहले यूएस उपग्रह के कई टाइप हैं, जैसे EOS-01 भेजा गया था, इसे 2020 में लॉन्च किया गया था, या अभी कक्षा में मौजूद है। EOS-02 था, इसे अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका क्षय हो गया था, यानी कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसे एक स्पेशल रॉकेट SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से भेजा गया था, लेकिन इसका परीक्षण सफल नहीं हो पाया था। इसे फिर से भेजा जाएगा। EOS-03 जो है वो अगस्त 2021 में ये विफल रहा था, ये भी विफल रहा था। EOS-04 भूस्थैतिक कक्षा में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। EOS-06 जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसमें महासागर से संबंधित सेवाएं और संभावित मछली पकड़ने, यानी कि जो ओशन के बारे में, यानी समुद्र के बारे में जानकारी के लिए EOS-06 को भेजा गया है। ठीक है, तो ये EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की ये पूरी सीरीज है, जिसके अलग अलग काम है। फिर उसके बाद म्यूज और हेलियोस्वार्म, ठीक है, म्यूज और हेलियोस्वार्म प्रोजेक्ट भेजे गए हैं। तो नासा का ये प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा पहला पॉइंट कि ये म्यूज और हेलियोस्वार्म जो प्रोजेक्ट है वो किसका प्रोजेक्ट है? नासा का प्रोजेक्ट है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो म्यूज प्रोजेक्ट है, म्यूज प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर। क्या नाम है इसका? मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, म्यूज इसे कहा गया है। और हेलियोस्वार्म का सूर्य की गति से, ये किसका अध्ययन करने की? ये दोनों प्रोजेक्ट जो है, म्यूज और हेलियोस्वार्म जो है, वो सूर्य की गतिशीलता, सूर्य पृथ्वी कनेक्शन और लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण की समझ को बढ़ाने के लिए इन मिशनों को भेजा जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूज मिशन और हेलियोस्वार्म जो है मिशन है वो किसके लिए, किसका अध्ययन करने गए हैं, तो आप बताएंगे सूर्य का अध्ययन करने के लिए, और साथ ही साथ सूर्य और पृथ्वी का कनेक्शन और हमारे जो अंतरिक्ष वातावरण है उसमें सूर्य का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन करने के लिए इन दोनों प्रोजेक्ट को भेजा गया है। म्यूज मिशन जो है वो सूर्य के कोरोनल हीटिंग, यानी इसके जो कोरोना भाग होता है, मैंने बताया ना, बाहरी जो भाग होता है उसे कोरोना होता है, तो कोरोनल हीटिंग को समझने के लिए, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया है कि ये क्यों इतना ज्यादा हीटेड होता है, इसका तापमान इतना ज्यादा क्यों होता है। तो इस सब चीजों का अध्ययन करने के लिए इसको म्यूज प्रोजेक्ट को भेजा गया है। और साथ ही साथ जो हेलियोस्वार्म मिशन है, ये 9 अंतरिक्ष यानों का एक तारामंडल या झुंड है। तो मतलब इस हेलियोस्वार्म मिशन के अंदर ये भी सूर्य का अध्ययन करेगा, लेकिन इसमें एक उपग्रह नहीं जाएगा बल्कि 9 अंतरिक्ष उपग्रह जाएंगे। कितने अंतरिक्ष उपग्रह जाएंगे? 9 अंतरिक्ष उपग्रह जाएंगे। इनका पूरा एक झुंड जाएगा जो कि सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा। ये सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव के साथ साथ हवा की गति, सौर पवन के बारे में अध्ययन करेगा। जो सौर से तूफान निकलते हैं, सूर्य तूफान निकलते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए जाएगा। सूर्य के सबसे बाहरी वायुमंडल को क्या बोलते हैं? हेलियोस्फीयर। तो ये इसका भी अध्ययन करेगा, हेलियोस्फीयर का भी अध्ययन करेगा। कौन? हेलियोस्वार्म। ठीक है, कितने उपग्रहों का ये मिशन है? ये लगभग 9 अंतरिक्ष यानों का एक पूरा का पूरा झुंड होगा जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। तो इस तरीके से म्यूज और हेलियोस्वार्म मिशन है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप है, सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब जब पूरे ब्रह्मांड का विकास माना जाता है एक बिग बैंग से हुआ था, तो जब माना जाता है एक बहुत ही महाविस्फोट हुआ था जिसे बिग बैंग कहते हैं, तो बिग बैंग जब हुआ तो एक बहुत जबरदस्त तरीके का विस्फोट हुआ। तो जब ये विस्फोट हुआ था तो उसके बाद बहुत सारा मलबा, माना जाता है एक जगह पे सारी चीजें कंडेंस थी, एक ही जगह पे समाई थी, और उसमें एक जबरदस्त तरीके का विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से पूरे अंतरिक्ष में जो है वो मलबा, पूरे अंतरिक्ष में जो है वो मास जो है वो फैलने लगा। ठीक है, पूरे अंतरिक्ष पर जो है वो जो पदार्थ है वो फैलने लगा। तो ये बिग बैंग के बाद जब पदार्थ फैलने लगा तो फिर उसके बाद उन्हीं पदार्थों से बहुत सारे तारों का निर्माण हुआ, बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये जो बिग बैंग हुआ था तो उसके जस्ट बाद
बिग बैंग होने के जस्ट बाद, यानी कि बस बिल्कुल जैसे बिग बैंग हुआ उसी के कुछ करोड़ साल बाद या कुछ करोड़ साल के बाद जो नए नए तारे बने थे, ठीक है, नए नए तारे बने थे। नए नए तारे किस तरीके से बने, क्या ऐसी प्रक्रिया हुई कि वो नए तारों का निर्माण शुरू हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद उन नए तारों का क्या तरीका था, अभी भी क्या जो तारे बन रहे हैं, नए तारे बन रहे हैं, क्या वो पुराने तारों की जैसे ही बन रहे हैं या उनमें इनमें क्या डिफरेंस है, क्या है। तो मतलब यह है कि जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग के बाद जो पूरे के पूरे स्पेस की जो कंडीशन थी, यानी पूरे ब्रह्मांड की जो कंडीशन थी, जो उस वक्त का समय था वो कैसा था, ठीक है, उस चीज को समझने के लिए, उस चीज को जानने के लिए एग्जैक्टली हम ये इस सारस नाम के रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया जा रहा है। सारस नाम के रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया जा रहा है, मतलब अगर कहें इसको तो लौकिक भोर, इसे का हिंदी में बोलेंगे कॉस्मिक डॉन, यानी कि डॉन कहते हैं ना, सुबह को कहते हैं, तो उसी कॉस्मिक डॉन कब कहा जाता है, जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के जस्ट बाद जो समय काल था, जब नए नए तारे बनना शुरू हुए, नए नए जो है पदार्थ जो है वो कंडेंस होने लगे, तो नए पदार्थों का, नए तारों का जब निर्माण हुआ, तो जब शुरू हुआ तो उसी पीरियड को क्या बोला जाता है, कॉस्मिक डॉन कहा जाता है, लौकिक भोर कहा जाता है। तो उसी का अध्ययन करने के लिए, यानी ठीक है, हमारे ब्रह्मांड के शैशव काल का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, उस वक्त जो तारे और आकाश गंगाएं बन रही तो उनके बारे में अध्ययन करने के लिए इस सारस 3 नाम के रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया जा रहा है। तो इसको कहां पर लगाया गया है, इसको लगाया गया है डांडी गनहल्ली लेक में लगाया गया है। सारस्वती बैकवाटर है, सारवती बैकवाटर्स हैं, लोकेटेड कहां पर है, ये नॉर्दर्न कर्नाटका में। तो नॉर्दर्न कर्नाटका मतलब कि जो हमारा उत्तरी कर्नाटका है वहां पे दांडी गनहल्ली लेक है, वहां पे एक लेक है, एक तरीके की झील है, वहीं पर इस टेलीस्कोप को लगाया गया है। क्या नाम है, सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप है, जो कॉस्मिक डॉन यानी लौकिक भोर का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। इससे क्या होगा, हमें जो है स्पेस के बारे में, ब्रह्मांड की रचना के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें मिलेंगी, ठीक है। तो इसका आविष्कार यानी कि इस टेलीस्कोप को बनाया किसने है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के खगोल विदों द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों की, ये एक तरीके का रेडियो टेलीस्कोप है जो ब्रह्मांड से आने वाली बहुत सारी रेडियो तरंगों को क्या करेगा, ये रिसीव करेगा और फिर उन रेडियो तरंगों को क्या किया करेगा, जितनी भी रेडियो तरंगें आती हैं, जो भी रेडियो टेलीस्कोप होते हैं वो ब्रह्मांड से आने वाली रेडियो तरंगों को रिसीव करते हैं, फिर उनको प्रोसेस किया जाता है और फिर उनको प्रोसेस करके उनकी जो इमेज होती है वो स्क्रीन पर बनाई जाती है। तो ये रेडियो टेलीस्कोप जो होते हैं वो रेडियो तरंगों को एक्सेप्ट करते हैं। वो ऐसी दूरबीन नहीं होती है जो ऑप्टिकल दूरबीन होती है जिसकी मदद से तारों को देखा जाता है, बल्कि ये तारों से आने वाले रेडियो तरंगों को ये रिसीव करती हैं और फिर उन्हें प्रोसेस करके उनको एक तरीके से मतलब इमेज की तरीके से उन्हें कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो है उस तरीके का विजुअलाइजेशन करते हैं और उनकी इमेज जो है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर बनती है, ठीक है। तो ये कैसी तरीके की तरंगों को रिसीव करता है, रेडियो तरंगों को रिसीव करता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट नेत्रा। प्रोजेक्ट नेत्रा जो है वो इसरो का प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है, इसरो का प्रोजेक्ट है। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, इसका जो फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस इसे कहा गया है। और इसमें रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप की मदद से, प्रोजेक्ट नेत्रा के अंतर्गत क्या किया जाएगा, रडार की मदद से और ऑप्टिकल टेलीस्कोप की मदद से कक्षा के अंदर यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में, खास करके लो अर्थ ऑर्बिट में जो निम्न भूकक्षा में जिस तरीके के अंतरिक्ष कचरे इस वक्त बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश जो हैं बहुत सारे सैटेलाइट्स लगातार भेज रहे हैं और उन कुछ सैटेलाइट जो पुराने हैं वो खराब हो जा रहे हैं, कुछ सैटेलाइट जो हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे अंतरिक्ष में कचरा बनता चला जा रहा है, लगातार कचरा बनता चला जा रहा है। अब ये कचरे जो होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भूकक्षा में लगातार 20,000, 25,000, 26,000, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहे होते हैं। अब जब अंतरिक्ष में पुराना कोई सैटेलाइट खराब हो गया या कोई विस्फोट हो गया उसके अंदर, या खराब हो गया या उसमें कोई डैमेज हो गया, तो उसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं या पूरा का पूरा सैटेलाइट जो होता है वो लगभग 25,000, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है। तो अगर 25,000, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर छोटा सा, इतना बड़ा भी अगर कोई टुकड़ा अगर चक्कर लगा रहा होगा और अगर उसकी स्पीड जो होगी वो 25,000 से 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, तो वो अगर किसी सैटेलाइट से हिट कर गया तो उसको
बम की तरह से उड़ा देगा। तो हमारे सैटेलाइट नष्ट ना हो जाए, हमारे सैटेलाइट उन अंतरिक्ष कचरों से प्रभावित ना हो जाए, हमारे सैटेलाइट उन अंतरिक्ष कचरों से की वजह से नुकसान में ना जाए, तो उसको ट्रैक करने के लिए यानी कि उनको बचाने के लिए एग्जैक्टली इस मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसको इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया जिसका नाम प्रोजेक्ट नेत्रा रखा गया। यानी हमें निगाहें रखनी है अंतरिक्ष कचरों पे कि कहीं कोई अंतरिक्ष कचरा, ठीक है, हमारी सैटेलाइटों को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, और अगर पहुंचा रहा है तो उससे पहले ही हम अलर्ट सिस्टम जारी कर देंगे, और हम हो सकता है कि सैटेलाइट के जो है जो मार्ग हैं उनको थोड़ा सा इधर मतलब दायां बायां कर सकें, जिसकी वजह से हमारा सैटेलाइट जो है उन अंतरिक्ष कचरों के टकराने से नष्ट ना हो। तो इसके लिए प्रोजेक्ट नेत्रा को यूज किया जा रहा है। इसमें रडार के माध्यम से और ऑप्टिकल टेलीस्कोप के माध्यम से इस काम को किया जाएगा, अंतरिक्ष कचरों से अपने सैटेलाइटों को बचाने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके की क्या है, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है, ठीक है, जो पहले ही आपको अंतरिक्ष कचरों के मलबों के बारे में बता देगी। ठीक है, और इसमें जो है अगर देखा जाए तो इसकी जो रेंज होगी वो 1500 किलोमीटर होगी, यानी 1500 किलोमीटर में किसी भी तरीके का अगर अंतरिक्ष कचरा है, चाहे उसका आकार सिर्फ 10 सेंटीमीटर का हो, तो 10 सेंटीमीटर का भी अगर आकार होगा, ठीक है, मतलब इतना छोटा 10 सेंटीमीटर का भी अगर कोई आकार का कोई अंतरिक्ष कचरा हमें होगा अंतरिक्ष में, तो उसको भी ट्रैक करके उसके बारे में भी अलर्ट जारी करेगा ये नेत्रा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट नेत्रा, तो ये इसके लिए इसे भेजा गया है। अंतरिक्ष कचरा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 27,000 किलोमीटर 25,000 किलोमीटर की रफ्तार से ये घूमते रहते हैं, और ये इनका 1 सेंटीमीटर का भी टुकड़ा जो है वो हमारे किसी भी सैटेलाइट को नष्ट करने में कैपेबल है। ठीक है, कैपेबल है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एपिसोडिक एक्सेलरेटिंग यंग स्टार्स। अच्छा, अभी प्रासंगिक अभिव्यक्ति युवा सितारे जो हैं, युवा सितारों के बारे में काफी चर्चा हो रही है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरीज, ये नैनीताल में मौजूद है। क्या नाम है इसका, इस इंस्टीट्यूट का? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरीज। ये कहां पर मौजूद है? ये रिसर्च स्टेशन नैनीताल में मौजूद है, और ये इसमें वहां पर खगोलविदों ने, वहां के खगोलविद जो एरीज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने गाइया 20EAE, ठीक है, की खोज की है, जो युवा तारों का अत्यंत दुर्लभ समूह है। मतलब कि अभी नए नए तारे बन रहे हैं, बिल्कुल नए नए तारे बन रहे हैं, नए नए तारों का जन्म हुआ है। ठीक है, नए नए तारों का जन्म हुआ है जो पूरी तरीके से भी एक्टिव भी नहीं हुए हैं, पूरी तरीके से उनमें फ्यूजन की प्रक्रिया, आपको पता है ना कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, यानी कि हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक आपस में जब जुड़ते हैं, जुड़कर एक बड़ा नाभिक हीलियम का बनाते हैं, तो इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है उसे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों का जुड़कर हीलियम में बदलना जो है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, और इसी नाभिकीय जो संलयन की प्रक्रिया होती है यही सूर्य में होती है, यही तारों में होती है, जिसकी वजह से तारों को ऊर्जा मिलती है। तो इस तरीके की जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अभी बस स्टार्ट हुई है, या अभी पूरी तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुई है। ऐसे नए तारों का भी जन्म जो हुआ है, तो ऐसे नए तारों, युवा तारों का एक जो है पूरा का पूरा ग्रुप देखने का काम किया है किसने? एरीज ने। एरीज जो नैनीताल का है, इस के वैज्ञानिकों ने देखा है, जिसका नाम रखा है गाइया 20EAE। ठीक है, तो ये युवा तारों का एक अत्यंत दुर्लभ समूह है, जिसको पहली बार जो है वो जिसको देखने का काम किया है एरीज के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा सर? अगर देख लिया तो इससे फायदा ये होगा कि तारे कैसे निर्मित होते हैं, उनमें कैसे ये जो अभिक्रिया होती है, यानी कि नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया होती है वो कैसे शुरू होती है। ठीक है, कैसे ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया जो है आगे प्रभावित करती है तारे को। ठीक है, ये सब चीजें हमें समझने का मौका मिलेगा। मतलब जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो हमें बच्चे के पैदा होने के बाद वो कैसा बिहेव करता है, कैसे काम करता है, ठीक है, उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, समझने का मौका मिलता है। उसी तरीके से इस नए तारों के समूह को, जो नए नए अभी जन्म लिए हैं, इनके बारे में अध्ययन करके हमें तारों के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं इवेंट है, जिसके बारे में अभी मतलब जिसके बारे में एरीज के वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया है, और ये नए तारों का समूह जिसे गाइया 20EAE है, इसकी खोज की है। ठीक है, अब बात करते हैं बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन धूमकेतु। ये एक विशेष प्रकार का धूमकेतु है जो काफी बड़ा है। ठीक है, हाल ही में इसे किसने खोजा है? नासा ने खोजा है, और नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसको खोजने की पुष्टि की है। तो ये काफी विशालकाय
जो है वो धूमकेतु है, जो वास्तव में खगोलविदों द्वारा देखा गया अब तक का सबसे बड़ा बर्फीला धूमकेतु केंद्रक है। मतलब अभी तक का इससे बड़ा जो है वो धूमकेतु नहीं देखा गया था। सबसे बड़ा अभी तक का जो धूमकेतु है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन धूमकेतु। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये है क्या? ठीक है, ये है क्या? बहुत सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या, तो आप बताएंगे अभी तक का देखा गया सबसे बड़ा धूमकेतु है। ठीक है, और ये अभी तक के जितने भी धूमकेतु देखे गए थे उनके नाभिक से लगभग 50 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, 50 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका द्रव्यमान लगभग 500 ट्रिलियन टन के करीब है। 500 ट्रिलियन टन के करीब धूमकेतु है का धूमकेतु है। तो इस तरीके इसको किसने खोजा? तो इसको चिली में एक खगोलीय वेधशाला में इसको खोजा गया। ठीक है, और डार्क एनर्जी सर्वे के दौरान इसको खोजा गया। और साथ ही साथ हाँ, और खगोलविद कौन थे? खगोलविद जिन्होंने इसे खोजा उस पेड्रो बर्नार्डिनेली थे और गैरी बर्नस्टीन थे, उनके द्वारा इसे खोजा गया था। उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। यह नवंबर 2010 में खोजा गया था और तब से इसका गहन अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो धूमकेतु होते हैं ये लगभग मिलियन सालों से, कई करोड़ सालों से जो है वो सूर्य का चक्कर काट रहे होते हैं। और आपको पता है कि इनका जो जन्म होता है, इन धूमकेतुओं का जो जन्म होता है वो ऊर्ट क्लाउड में होता है। ऊर्ट क्लाउड जो होती है हमारे सौर मंडल में एक ऐसी जगह है, सौर मंडल से के बाहरी भाग में एक ऐसी जगह है जहां पर इन धूमकेतुओं का निर्माण होता है। तो धूमकेतुओं का निर्माण कहाँ होता है? ऊर्ट क्लाउड में होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा। तो ऊर्ट क्लाउड में इसका निर्माण होता है और ये सबसे बड़ा है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है वो धूमकेतु अभी तक देखे गए हैं। इतने बड़े बड़े धूमकेतु हैं। अगर ये जो है, और ये जो धूमकेतु है ये अभी तक का सबसे बड़ा धूमकेतु है। ठीक है, अब धूमकेतु के बारे में मैंने आपको बता दिया। इन्हें कॉमेट कहते हैं। ये एक तरीके से बर्फ और गैस और साथ ही साथ जो है धूल से बने होते हैं। और जब सूर्य के करीब पहुंचते हैं, ठीक है, तो ये सूर्य के जब करीब से गुजरते हैं तो सूर्य की गर्मी की वजह से इनकी जो बर्फ है वो होने लगती है, गलने लगती है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ जो है, जब ये पीछे की तरफ जो है वो धूल और बर्फ के जो है मतलब कह सकते हैं ना कि डस्ट जो है वो पीछे की तरफ छोड़ते हैं, जिसकी वजह से एक पूंछ बनती है। इसी वजह से इन्हें पुच्छल तारा भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, कहाँ बनते हैं ये भी बता दिया। गगन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब गगन के बारे में बात करेंगे तो गगन क्या है? ठीक है, गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो गगन जो है वो क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो ये जीपीएस जो है ये एक तरीके का क्या है? एक तरीके का जीपीएस गगन जो है वो एक तरीके का प्रोजेक्ट है जिसे सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो जीपीएस एडेड, ठीक है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इसे इसका फुल फॉर्म है, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन का फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार का सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम है, SBAS है। इसका मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आप किसी भी एयरपोर्ट पर, सुनिएगा, एयरपोर्ट पर जब हवाई जहाज़ों को लैंड कराना होता है या वहां पर उड़ान भरानी होती है तो वहां पर बड़े बड़े रडार लगाए जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े रडार लगाए जाते हैं। साथ ही साथ वहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम काम करता है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम साथ ही साथ रडार के माध्यम से किसी भी एयरपोर्ट पर जहाज़ों को उतारा या जहाज़ों को उड़ान भराई जाती है। ठीक है, इनकी मदद से, ATC की मदद से और बड़े बड़े रडारों की मदद से। लेकिन ये जो SBAS सिस्टम है, यानी कि जिसे सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम कहते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें इनका सहारा ना लेकर, ठीक है, खासकर कि बहुत ही महंगे महंगे बहुत हाई टेक्नोलॉजी के रडारों का सहारा ना लेकर, बल्कि सैटेलाइट के माध्यम से, ठीक है, सैटेलाइट के माध्यम से, खासकर कि पृथ्वी, हमारे भारत के जीसैट, जो भारत के जीसैट के सैटेलाइट हैं, जीसैट सीरीज के सैटेलाइट हैं, एक तरीके से टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं। तो जीसैट सीरीज के सैटेलाइटों की मदद से और साथ ही साथ जीपीएस सैटेलाइटों की मदद से, तो जीपीएस सैटेलाइट जो कि हम लोगों को नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं, तो जो अमेरिका का है, तो अमेरिका के नेविगेशन सैटेलाइट जिन्हें जीपीएस कहा जाता है, और भारत के जीसैट सैटेलाइट, इन दोनों की मदद से हम क्या कर रहे हैं
की मदद से क्या कर रहे हैं, किसी भी जहाज को हम जो है वो लैंड करा सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर उसको निर्देश देकर उसको एयरपोर्ट से उड़ान भरवा सकते हैं। यानी जहाजों को पहले नॉर्मली आदेश कौन देता है, एटीसी देता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल देता है। किसकी मदद से देता है, अपने वहां पर एयरपोर्ट पर लगे रडारों की मदद से वो निर्देश देता रहता है, जिसके निर्देशानुसार जो है वो जहाज जो है उतरते हैं और जहाज जो है उड़ान भरते हैं। तो यहां पर इनकी जो है बहुत कम इनका यूज किया जाएगा, बल्कि यहां पर जो एसबीएसएस सिस्टम है इसके अंदर जो है जीसैट सैटेलाइट और जीपीएस सैटेलाइट की मदद से हम क्या करेंगे, जहाजों को निर्देश देंगे और जहाजों को निर्देश देकर जहाजों को लैंड भी कराएंगे एयरपोर्ट पर और जहाजों को वहां से उड़ान भी भरा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस एटीसी या बड़े बड़े महंगे रडार और बड़े टेक्नोलॉजी की जरूरत किसी एयरपोर्ट पर खत्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमें किसी एयरपोर्ट पर महंगे महंगे रडार या महंगे महंगे जो है वो जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस अगर ये चीज हो गई तो फिर हम छोटे छोटे एयरपोर्ट जो कि जिनके पास बहुत ज्यादा, जहां पर मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट से, यानी रडार लगाओगे तो ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा एटीसी के ऊपर खर्च करोगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट एटीसी पर कम से कम खर्च करके, ठीक है, सिर्फ इन सैटेलाइटों की मदद से, यानी 3 सैटेलाइट जो है वो भारत के जीसैट के और जीपीएस सैटेलाइटों की मदद से आप किसी भी छोटे मोटे एयरपोर्ट पर भी, बड़े से बड़े एयरपोर्ट पर भी जहाजों को उतार सकते हो, जहाजों को उड़ान भरा सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, जो एटीसी पर और महंगे महंगे रडार आपको लगाने पड़ते हैं हर एयरपोर्ट पर, वो नहीं लगाने पड़ेंगे, कम लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका पैसा बचेगा। और छोटे छोटे जो दूरस्थ हमारे देश में जो दूर दूर के वो हैं, मतलब एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर भी इन सुविधाओं को की मदद से, यानी कि आपके जीसैट और जीपीएस सैटेलाइट की मदद से हम वहां पर एयरपोर्ट पर जो है लैंडिंग करा सकते हैं और उड़ान भरा सकते हैं, जिससे हमारे देश में जो एक तरीके से वायु जो यात्रा है, ठीक है, जो हम लोग हवाई जहाज से जो यात्रा है वो सस्ती हो जाएगी और आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको छोटे छोटे एयरपोर्ट भी खोलने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट कम से कम करना पड़ेगा और ये जो है इनसे भी ज्यादा जो है एक्यूरेट होगी, यानी बहुत एक्यूरेसी के साथ जहाज लैंड करेंगे और जहाज उड़ान भरेंगे। तो एक तो पैसा कम लगेगा, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की कम जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और साथ ही साथ ये काफी एक्यूरेट होगी। तो यही सिस्टम जो है इसी को कहा गया है गगन, जिसमें हम लोग जीपीएस और जीसैट सैटेलाइट की मदद से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। इसे टेक्निकली क्या बोला जाता है, जब हम सैटेलाइट की मदद से उड़ान भरते हैं और सैटेलाइट की मदद से लैंड करते हैं, तो इसको टेक्निकली सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम या एसबीएएस के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज हम लोगों ने डेवलप की है, ठीक है। तो ये इसको यूज करने वाला पहला जो कह सकते हैं एयरलाइंस बन गई है, इस एसबीएएस सिस्टम को यूज करने वाली जो पहली एयरलाइन बन गई है वो कौन सी बन गई है, इंडिगो, ठीक है। इसका एक विमान जो है वो किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतरकर इसने इतिहास रचा और भारत में एसबीएएस सिस्टम की शुरुआत हो गई। यानी कि अब आपको बड़े महंगे महंगे जो है एयरपोर्ट पर टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट लगाने की या रडार लगाने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ सैटेलाइट के बेस पर आप लैंड और उड़ान भर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे गगन सिस्टम को किसने डेवलप किया है, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण यानी एएआई ने डेवलप किया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने। तो इसरो और एएआई का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और इसरो का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जिन्होंने मिलकर ये काम किया है, ठीक है। अब ये जो गगन है वो पहले तो विमानन में काम आएगा ही, इसके अलावा ये समुद्री राजमार्ग, रेलवे, सुरक्षा एजेंसियों और दूरसंचार को लाभ भी प्रदान करेगा, ठीक है, ये लाभ भी प्रदान करेगा। गगन की जो कार्य प्रणाली है वो दिल्ली में अब काम कर रही है, गुवाहाटी, कोलकाता, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रपुरम, बेंगलुरु, जम्मू और पोर्ट ब्लेयर, इन सब में जो है अब काम करना धीरे धीरे शुरू कर चुकी है, ठीक है, शुरू कर चुकी है। इसका जो कवरेज क्षेत्र है वो भारत में तो होगा ही, इसके मदद से हम अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और भी कई लगभग 45 देशों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी इस एसबीएस सिस्टम का, अपने गगन का उपयोग कर सकते हैं और वहां पे जहाजों को लैंड या वहां से उड़ान भरा सकते हैं। इससे पहले जो है यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय रूप से अमेरिका में यूज होती है और साथ ही साथ अन्य देशों में भी यूज होती है। भारत जो है वो ये इतना बड़ा कवरेज देने वाला एशिया का तो सबसे बड़ा कंट्री बन गया। तो इसमें कौन कौन से सैटेलाइट जीसैट के यूज होते हैं, जीसैट 15, जीसैट 10 और जीसैट 8। तो जीसैट 8, जीसैट 10, जीसैट 15 सैटेलाइट का यूज किया जा रहा है इस एसबीएस सिस्टम में, और प्लस जीपीएस सैटेलाइट्स का यूज किया जा रहा है। तो याद रखिएगा इस चीज को। एक्सियोम 1 मिशन, एक्सियोम
वन मिशन की अगर बात की जाए तो एक्सियोम वन मिशन क्या है, ये अंतरिक्ष स्टेशन पहली बार प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है अपने स्पेस लॉन्च किया, और स्पेस लॉन्च करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो मौजूद है वहां पर अपना प्राइवेट जो है वो कह सकते हैं अंतरिक्ष मिशन जो है वो पहली बार जो है वो भेजा। तो एक्सियोम वन जो मिशन है वो पहली बार एक प्राइवेट मिशन है जो कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा। तो ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला पहला प्राइवेट मिशन बन गया है, पहला निजी मिशन बन गया है। कौन? एक्सियोम वन बन गया है, तो इसे याद रखिएगा। और ये जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पूर्णतः निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है ये बात याद रखिएगा। और ये यूएस आधारित कंपनी है, एक्सियोम स्पेस इसे कहा गया है। क्या कंपनी का नाम है? एक्सियोम स्पेस इसका नाम है, ठीक है। और इस मिशन को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, ठीक है। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन एंडेवर पर उड़ान भर रहा था, ठीक है। और ये स्पेस एक्स जो कंपनी है एलॉन मस्क की, उनके क्रू ड्रैगन से ये उड़ान भर रहा था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक और अनुसंधान, आउटरीच और व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने में 1 सप्ताह से अधिक समय का व्यतीत करेंगे। मतलब कुल मिला के कि अब प्राइवेट तरीके से भी आप अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, या प्राइवेट तरीके से अंतरिक्ष पर जा सकते हैं और वापस आ सकें। यानी अंतरिक्ष को अब बिल्कुल जैसे यहां से अमेरिका जाना होता है उसी तरीके से आप अंतरिक्ष पर भी जा सकते हैं। इस तरीके का ये पहला प्राइवेट मिशन हो गया, एक्सियोम अंतरिक्ष। एक्सियोम स्पेस, इस कंपनी का नाम क्या है? एक्सियोम स्पेस, ठीक है। तो ये व्यावसायिक रूप से इसने ये काम शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अभी तक का मानवता के इतिहास में इससे बड़ा मिशन, यानी कि इससे ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप जो है वो अभी तक नहीं भेजा गया था, ठीक है। सबसे एडवांस टेलीस्कोप है, सबसे महंगा टेलीस्कोप है, जिसकी मदद से हम वही कॉस्मिक डॉन, यानी कि जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था तब से लेकर आज तक के ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले इतना क्लियर जो है इमेजेस आज तक किसी ने नहीं भेजी थी जितनी क्लियर इमेज जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भेजी है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो संयुक्त मिशन है, किसका? नासा का, ठीक है। नासा ने इसको भेजा है, साथ ही साथ इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यानी कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी का ये ज्वाइंट मिशन है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये अभी तक का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है, ठीक है, जिसको हम पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 लाख किलोमीटर 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर हमने इसको भेजा है। और ये ब्रह्मांड के जन्म से अभी तक की जो भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए इसे बनाया गया है, ठीक है। इसने बहुत जबरदस्त तरीके की इमेज भेजी है। ये तारों का अध्ययन कर रहा है, ब्रह्मांड के जन्म का अध्ययन कर रहा है, ठीक है, ब्रह्मांड इस वक्त कैसा है, पहले कैसा था, सब चीजों का अध्ययन कर रहा है अपनी इमेजेस के द्वारा। ये आपका मिशन है, ये जो है ये टेलीस्कोप है, और साथ ही साथ ये पहली इमेज है, ये फर्स्ट इमेज है जो कि भेजी गई थी आपके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। ये ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है, मतलब इसमें जितना भी आपको डॉट दिखाई पड़ रहे हैं, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये छोटे छोटे जो डॉट दिखाई पड़ रहे हैं, हर एक डॉट एक गैलेक्सी है। हर एक डॉट याद रखिएगा क्या है? एक गैलेक्सी है, ठीक है, गैलेक्सी है। और हर गैलेक्सी में कम से कम अरबों से लेकर खरबों तारे हैं। जरा सोचिए, हमारे सूर्य जैसे सूर्य एक तारा है, सूर्य जैसे अरबों खरबों तारे इस छोटी सी एक डॉट में मौजूद हैं, इस छोटी सी एक डॉट में मौजूद हैं। जरा सोचिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पूरे एरिया में लाखों हजारों जो है डॉट्स यहाँ पर दिखाई, सब ये डॉट देख रहे हैं, ये सब एक गैलेक्सी है, और हर गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं। और अगर इस इमेज की बात करें, ये जो पूरी इमेज आप लोग देख रहे हैं, ये इमेज की अगर हम बात करें तो ये इमेज हमारे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो अगर मैं अपना ऐसे खड़ा हो जाऊं और मेरे हाथ पर एक छोटा सा रेत का कण ले लिया जाए, तो मैं खड़ा हूं, तो मैं मान लीजिए मैं पूरा ब्रह्मांड हूं, और ब्रह्मांड के सामने जो है वो एक रेत, और मैंने अपने हाथ में एक रेत का कण ले लिया, तो एग्जैक्टली ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं जिसमें एक छोटी डॉट भी एक गैलेक्सी है, और गैलेक्सी के अंदर अरबों खरबों सूर्य जैसे तारे मौजूद हैं। तो ये पूरा, और इसके अंदर लाखों करोड़ों गैलेक्सियां मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा आप एरिया देख रहे हैं, असल में वो ब्रह्मांड के पूरे एरिया की अगर बात करें तो उससे कंपैरिजन करें तो ब्रह्मांड के पूरे एरिया के सामने वो हाथ में लिए गए एक छोटे से रेत के
कण के बराबर का ये एरिया है। मतलब अगर ब्रह्मांड के बात करें तो अगर मैं ब्रह्मांड हूं और मैं अपने हाथ में एक रेत का कण लिया हुआ हूं, तो रेत का जो कण का जो साइज होगा मेरे हाथ के सामने या मेरी पूरी बॉडी के सामने, तो असल में उसी तरीके से ब्रह्मांड में ब्रह्मांड की अगर बात की जाए तो ब्रह्मांड में एक रेत के कण के बराबर, यानी मैं ब्रह्मांड हूं और साथ ही साथ मेरे हाथ में एक रेत का कण है, तो जितना रेत के कण का साइज मेरे कंपैरिजन में देखा जाएगा उसी तरीके से उतना ही साइज इतने बड़े एरिया का है, उतना ही साइज इतने बड़े एरिया का है। यानी ये ब्रह्मांड के सामने एक रेत के कण के बराबर का एरिया है, ठीक है, कण के बराबर का एरिया है, जिसमें इतने लाखों करोड़ों जो हैं वो गैलेक्सियां मौजूद हैं और हर गैलेक्सी के अंदर अरबों खरबों तारे मौजूद हैं। तो जरा सोचिए, जरा इमेजिन कीजिए कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। मतलब ये जो एरिया आप देख रहे हैं जिसमें लाखों गैलेक्सियां देख रहे हैं, जिसमें हजारों करोड़ों तारे मौजूद हैं, वो हमारे हाथ में मौजूद एक रेत के कण के बराबर का एरिया ये आप देख पा रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसी इमेज जो है फर्स्ट इमेज थी जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भेजी थी। जरा इमेजिन करिएगा कि क्या है ब्रह्मांड, कितना बड़ा ब्रह्मांड है। ठीक है, अब HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ठीक है, रॉकेट बूस्टर, ये एक तरीके से सॉलिड रॉकेट बूस्टर में क्या होता है कि ये किसी भी रॉकेट को बूस्ट करने के लिए ये एक छोटे छोटे प्रणोदक लगाए जाते हैं, छोटे छोटे, मान लीजिए ये रॉकेट है तो इस रॉकेट के चारों तरफ आप लोगों ने देखा हो इस तरीके के छोटे छोटे जो हैं वो रॉकेट लगा दिए जाते हैं, ठीक है, जो इस पूरे रॉकेट को यानी कि लॉन्च व्हीकल को, प्रक्षेपण यान को शक्ति देता है। तो छोटे छोटे रॉकेट आपने देखे होंगे किसी भी लॉन्च व्हीकल के चारों तरफ लगे होते हैं, तो इन्हें प्रणोदक बोलते हैं या बूस्टर कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? प्रणोदक कहते हैं या बूस्टर कहते हैं। और ये प्रणोदक जब सॉलिड फ्यूल यानी कि ठोस ईंधन से चलता है तो इसे ही सॉलिड फ्यूल बूस्टर कहते हैं या ठोस प्रणोदक कहते हैं। तो रॉकेट के चारों तरफ इसको बूस्ट देने के लिए छोटे छोटे रॉकेट लगे होते हैं जिन्हें हम प्रणोदक कहते हैं, बूस्टर कहते हैं, और ये ठोस ईंधन से चलता है तो इसे ठोस प्रणोदक के नाम से जानते हैं। तो इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए जो गगनयान भेजने जा रहे हैं, इसरो भेजने जा रहा है, किसकी मदद से भेजेगा? GSLV Mk3 की मदद से भेजेगा, ठीक है, या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की मदद से भेजेगा, जिसका दूसरा नाम जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। तो GSLV मार्क 3 की मदद से जो गगनयान मिशन जाने जा रहा है, तो उसमें जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगाए जाएंगे, HS-200 जिनका नाम दिया गया है, तो उनका परीक्षण इसने किया और पूरी तरीके से सफल रहा। तो ये HS-200 क्या है? सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, जो कि GSLV यानी कि GSLV जो लॉन्च व्हीकल है, प्रक्षेपण यान है, उसके उसमें इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है, उपयोग किया जाएगा, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा शक्ति हमारे रॉकेट को मिल सके। और ये जब शक्ति मिलेगी तो इसकी वजह से रॉकेट जो है इतने भारी मिशन को ले जाकर जो है अंतरिक्ष में छोड़ सकेगा। ये जो डिजाइन और विकसित किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवनंतपुरम में इसको विकसित किया गया है, ठीक है। इसका उपयोग आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया कि गगनयान मिशन में और भी जो भी बहुत सारे मिशन होते हैं या रॉकेट लॉन्च होते हैं, तो उनमें शक्ति देने के, रॉकेट को शक्ति देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गगनयान मिशन आपको पता ही है कि 5 से 7 दिनों के लिए हम जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों को, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को और एक जो है वो एस्ट्रोनॉट को, या सॉरी रोबोट को, तो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को और एक रोबोट को, जिसे व्योम मित्रा कहा जा रहा है। क्या नाम दिया जा रहा है? व्योम मित्रा। तो व्योम मित्रा नाम का रोबोट, एक रोबोट और 3 अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो 2024 में जो है वो 7 दिनों के लिए, 5 से 7 दिनों के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भूकक्षा में भेजे जाएंगे। भारत पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने जा रहा है अंतरिक्ष स्पेस, उसमें आपके स्पेस ऑर्बिट के अंदर, अंतरिक्ष कक्षाओं के अंदर। तो इसे ही गगनयान मिशन कहा जा रहा है, ठीक है। 5 से 7 दिन के बाद ये वापस पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मिशन है। फिर इसके बाद शुक्र के बारे में आपको पता ही है। शुक्र जो है वो हमारे सौर मंडल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है, ठीक है, सूर्य के बेहद करीब है। और सूर्य का, क्योंकि ये माना जाता है कि इसका जो ग्रेविटी है यानी इसका गुरुत्वीय जो बल है, और साथ ही साथ इसका जो भी मतलब स्ट्रक्चर पाया जाता है वो बहुत कुछ पृथ्वी से मिलता है, ठीक है, पृथ्वी से मिलता है। इसलिए इसका अध्ययन करने के लिए भारत जो है वो शुक्रयान मिशन भेजने वाला है, ठीक है, शुक्रयान मिशन भेजने वाला है। तो इसको 2024 में लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन अब इस पर पूरी तरीके से सहमति और अनुमति इसको सरकार की तरफ से नहीं मिल पाई, तो माना जा रहा है कि ये 2030-31 में इसको भेजने का प्लान है, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये जो शुक्रयान मिशन जाएगा, ये मिशन जो है वो वहां पर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड जो बन रहे हैं, वहां के सल्फ्यूरिक एसिड के जो
बादल हैं उनके बारे में अध्ययन करेगा, वहां की सतह के बारे में अध्ययन करेगा, वहां के वायुमंडल के बारे में अध्ययन करने जा रहा है। और आपको बता दूं कि जो शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह, सबसे करीब ग्रह उसके सूर्य के सबसे करीब ग्रह है जो है वो बुध है, लेकिन बुध इतना गर्म नहीं है जितना शुक्र है। शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, ठीक है, गर्म ग्रह है, और इसका कारण है यहाँ का वायुमंडल, ठीक है, जिसको जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय तरल दर्पण टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो इसको कमीशन किया गया है। और ये कमीशन कहाँ पर किया गया है, इसको भी एरीज आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान एरीज जो नैनीताल में मौजूद है उसकी एक ब्रांच, नैनीताल में जो एरीज इंस्टीट्यूट मौजूद है उसकी एक ब्रांच है देवस्थल में, ठीक है, देव, ये उत्तराखंड में जगह है देवस्थल। तो देवस्थल में यानी एरीज जो है इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक नैनीताल में है, एक देवस्थल में है। तो एरीज की जो देवस्थल वाली जो वेधशाला है वहां पर जो है 2450 मीटर की ऊंचाई पर पहला, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो वहां पर लगाया गया है, ठीक है, जिससे कि हम खगोल विज्ञान के बारे में और भी बहुत सारा अध्ययन कर पाएंगे। ये भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविद द्वारा निर्मित किया गया, भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों द्वारा इसको बनाया गया है, मतलब इसको निर्मित किया गया है। इसका महत्व यह है कि यह देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है और एशिया में सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, ठीक है। अब इसकी मदद से हम बहुत सारे ब्रह्मांड के बारे में जानकारियां ले सकेंगे, उसके बारे में अध्ययन कर सकेंगे, ठीक है। अंतरिक्ष में इन स्पेस, हाँ, अब ये चीज जो होती है अंतरिक्ष में, जो हमारा जो अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो प्राइवेट पार्टनर हैं, ठीक है, समझिएगा, प्राइवेट, आपको पता है ना कि भारत में अब प्राइवेट एजेंसियां भी अंतरिक्ष अनुसंधान करने लगी हैं। तो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान में जो प्राइवेट एजेंसीज हैं और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की जो कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और जो प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष में अनुसंधान कर रही हैं, रॉकेट बना रही हैं, सैटेलाइट बना रही हैं, तो इनके बीच में मीडिएट करने के लिए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को इस नई ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, नए संगठन को बनाया गया है, जिसे इन स्पेस का नाम दिया गया है। तो इसका जो मुख्यालय है उसको अहमदाबाद में बनाया गया है, गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। तो इसका उद्घाटन अभी हाल में किया गया, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से नाम दिया गया है, ठीक है, तो इसका किया गया है। इन स्पेस जो है मैंने आपको बता दिया कि अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में उनकी भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और संभालना, ठीक है, इसका काम है। मुख्यालय क्या बनाया गया है, अहमदाबाद इसको बनाया गया है और यह पीएमओ के अंतर्गत काम करेगा। फिर इसके बाद GSAT-24 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो GSAT-24 की अगर हम लोग बात करें तो भारत के GSAT-24 उपग्रह को दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना में कोरू से इसे एरियन 5 रॉकेट से अभी भेजा गया है, प्रक्षेपण किया गया है। और ये फ्रांसीसी कंपनी है एरियन अंतरिक्ष, जिसकी मदद से ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भेजा गया है। ये एक तरीके से टेलीकम्युनिकेशन या दूर संचार उपग्रह है जो कि दूर संचार की सुविधाएं जो है वो भारत को प्रदान करेगा, ठीक है। GSAT-24 ये अपने साथ 24 KU बैंड संचार वाला संचार उपग्रह, यानी संचार यानी आपको टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल, इंटरनेट, ये जो सुविधाएं हैं ये देने का काम करेगा, यानी टेलीविजन में, दूर संचार में, प्रसारण सेवाओं में इसका उपयोग किया जाएगा। इसका वजन 4180 किलोग्राम है और ये NSIL द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार किया। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है जो कि भारत की एक ऐसा संगठन, नया संगठन बनाया गया जो कि प्राइवेट जो कंपनियां होंगी उनके लिए अंतरिक्ष मिशन भेजेगा, मतलब उनके लिए उपग्रहों को लॉन्च करेगा। तो NSIL जो है वो कंपनी है जो भारत की सरकारी कंपनी है। ये क्या करेगी, प्राइवेट कंपनियों के डिमांड पर आधारित, यानी वो डिमांड करेंगे कि हमारे लिए ये उपग्रह भेजो, ठीक है, तो वो उनके डिमांड पर आधारित, ठीक है, उपग्रह भेजेगा और उनसे पैसे लेगा। यानी कि पैसा लेकर वो कहेंगे भाई हमारे लिए एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट आपके एक तरीके से संचार उपग्रह हमारे लिए भेज दो, हमारे लिए पर्सनली भेज दो। तो हम उसके लिए पर्सनली, यानी कि NSIL उनके लिए पर्सनली जो है वो उपग्रह लॉन्च करेगा, लेकिन उसके लिए बदले में उनसे मोटा पैसा लेगा। बात समझ में आ रही है, मोटा पैसा लेगा। इससे क्या होगा, हमारी जो इनकम है स्पेस टेक्नोलॉजी में, इनकम जो है वो हम जनरेट कर पाएंगे और प्राइवेट कंपनियों से पैसे लेकर हम अपनी अंतरिक्ष जो
ढांचा, जो हमारा ढांचा है, जो हमारा आधारभूत सेवाएं हैं, उनको और मजबूत कर पाएंगे और उससे अच्छे खासे पैसे हम गेन कर पाएंगे। तो NSIL जो है इन प्राइवेट कंपनियों को डील करने के लिए ये संस्था बनाई गई है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो NSIL का ये जो पहला कस्टमर बना था वो टाटा प्ले बना था, टाटा प्ले। तो उस टाटा प्ले के डिमांड पर, टाटा प्ले जो है उसके डिमांड पर ये GSAT-24 को लॉन्च किया गया। तो ये एग्जैक्टली प्राइवेट एक तरीके का उपग्रह हो गया जिसको लॉन्च किया गया, जो दूर संचार सेवाएं देगा, और इसका उपयोग पूरी तरीके से कौन करेगा? टाटा प्ले करेगा। और इसके लिए उसने NSIL को पैसे दिए। NSIL ने किसको पैसे दिए? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को दिए। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार के अंतर्गत आता है। यानी भारत सरकार जो है इसकी मदद से मार्केट से पैसा लेकर और डिमांड ड्रिवन जो है वो सैटेलाइट भेजने का काम करेगी। चंद्रमा की मिट्टी में पौधे उपजाए गए, ठीक है, चंद्रमा की मिट्टी में पौधे उपजाए गए। वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी में सफलतापूर्वक पौधे उगाए। कहां पर? चंद्रमा पर जाकर उगाए? नहीं सर, चंद्रमा पर जाकर नहीं उगाए, बल्कि चंद्रमा, जब अपोलो मिशन हुआ था, जब अमेरिका नासा का मिशन जो है अपोलो गया हुआ था, तो अपोलो मिशन जो है वो मिशन जब गया था, यानी चंद्रमा की सतह पर जब वहां पे मानव उतरा था अपोलो मिशन के तहत, आज से 70-80 के दशक में, तो वहां पर जब अपोलो मिशन के तहत जब चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक उतरे थे, अंतरिक्ष यात्री उतरे थे, तो बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारे पत्थर वहां के उठा कर ले आए थे। तो वहां की जो मिट्टी है, वहां के जो पत्थर हैं, उनके अंदर, ठीक है, उनको पृथ्वी पर लाया गया था, वो रखे हुए थे। तो उन्हीं पत्थरों को, उन्हीं मिट्टियों को, उन्हीं पत्थरों से मिट्टियां बनाई गई, और फिर उस मिट्टी के अंदर जो है पहली बार जो है वो, और उसके अंदर पहली बार जो है वो पौधों को उगाने का काम किया गया। यानी कि चंद्रमा की मिट्टी जो हमने अपोलो मिशन में, अपोलो मिशन जब नासा ने भेजा था, तो उस अपोलो मिशन में जो मिट्टी हम लेकर आए थे, उस मिट्टी को ले आकर हम धरती पर रखे हुए थे, और और अब हमने लैब के अंदर उसी मिट्टी में हमने क्या किया है? पौधों को उगाने का काम किया है, ठीक है, पौधे को उगाने का काम किया है। तो ये जो मिट्टी है इसे रेजोलिथ कहा जाता है। तो चंद्रमा की जो ये मिट्टी है उसे क्या कहा जाता है? रेजोलिथ। तो इस रेजोलिथ को कहां पर उगाया गया? पृथ्वी पर उगाया गया। रेजोलिथ के अंदर जो प्लांट उगाया गया वो कहां उगाया गया? पौधा उगाया गया, कहां उगाया गया? पृथ्वी पर उगाया गया। ये मत सोचिएगा चंद्रमा पर उगाया गया। उस मिट्टी के अंदर, यानी चंद्रमा की मिट्टी के अंदर पौधा उगाया गया पहली बार। कौन सी प्रजाति का पौधा था? अरबीडोप्सिस थालियाना, ठीक है, इस प्रजाति का पौधा था, अरबीडोप्सिस थालियाना प्रजाति का पौधा था। उसको चंद्रमा की मिट्टी में जो है उसको उगाकर एक इतिहास रचा गया। मतलब ये हम लोगों ने देखा कि चंद्रमा की मिट्टी में भी पौधे उग सकते हैं, ठीक है, पौधे अगर सही कंडीशन मिल जाए तो पौधे उग सकते हैं। तो चंद्रमा पर फ्यूचर में हम वहां पौधे वगैरह उगा सकते हैं। इससे काफी इस प्रोग्राम को बल मिला है, ठीक है। आजादी सैट जो है वो इसरो द्वारा भेजा गया श्रीहरिकोटा से एक लघु उपग्रह है, ठीक है, एक लघु उपग्रह है, और ये इसको SSLV से भेजा गया, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से भेजा गया। और साथ ही साथ ये जो आज़ादी सैट है, इसके बारे में खास बात यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ग्रामीण क्षेत्रों की सरकारी स्कूलों के 750 छात्राओं द्वारा ये डिजाइन किया गया है। तो इसकी खास बात क्या थी कि आज़ादी उपग्रह जो है, आज़ादी सैट जिसे कहा गया, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाली स्कूली जो बच्चे थे, उसकी 750 स्कूली बच्चों की मदद से इस आज़ादी सैट नाम के सैटेलाइट को बनाया गया। और इसका जो वजन था 8 किलोग्राम था, ठीक है, 8 किलोग्राम था। इसमें सेल्फी कैमरे और बहुत सारी चीजें इसके अंदर, ट्रांसपॉन्डर वगैरह सब मौजूद थे। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो महिलाओं को बल मिल रहा है, ठीक है, महिलाओं की शक्ति दिखाई गई, ठीक है, क्योंकि बच्चियों से बनाया गया। और साथ ही साथ ग्रामीण विकास, मतलब ग्रामीण परिवेश की थी, तो ग्रामीण परिवेश किस तरह से हम अगर उनको सही से इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो क्या क्या कर सकते हैं, इसको भी दिखाने का प्रयास किया गया। तो आज़ादी का जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसमें एक तरीके का ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि हमारे गाँव की वो भी लड़कियां जो है वो मिलकर सैटेलाइट बना सकती हैं। तो इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है, ठीक है। और इसके अंदर एक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गए राष्ट्रगान का एक रिकॉर्ड भी इसके अंदर रखा गया, जिससे कि देश को श्रद्धांजलि के रूप में अंतरिक्ष में इसको बजाया जाएगा, ठीक है, वहां पे बजाया गया। उपग्रह जिसको द्वारा लड़कियों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और स्टेम लेने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है, ये सारी चीजें होंगे। भारत का पहली वेधशाला, इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी, जो कि अंतरिक्ष में कोई भी गतिविधि अगर हो रही है, ठीक है, किसी भी तरीके की गतिविधि हो रही है तो उस पर नजर रखने के लिए भारत की पहली
जो है वो वेधशाला जो है उत्तराखंड के दिगांतरा में स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये स्पेस में किसी भी तरीके की एक्टिविटी को नोटिस करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, इसका नाम है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी इसका नाम है। और ये किसी भी गतिविधि पर नजर रखेगी, ठीक है, नजर रखेगी अंतरिक्ष मलबे और इस तरह से मंडराते हुए सैन्य उपग्रह यानी दुश्मन के उपग्रहों पर नजर रखने के लिए और साथ ही साथ अंतरिक्ष के मलबों पर नजर रखने के लिए इसको भेजा गया है। ठीक है, भेजा गया है। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम, ठीक है, नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम क्या है? तो नासा का जो आर्टेमिस कार्यक्रम है इसमें हम लोग चंद्रमा पर, नासा द्वारा चंद्रमा पर मानव मिशन फिर से भेजा। अपोलो मिशन, पहले अपोलो मिशन की मदद से हम नासा ने जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा है, चंद्रमा को उतारा है, चंद्रमा पर उतारा है, लेकिन फिर वो 30-40 सालों से 40 सालों से जो है वो खत्म हो गया, 40-50 सालों से अब खत्म ही लगभग हो गया था, वो मिशन खत्म कर दिया गया था। अब फिर से नासा कोशिश कर रहा है कि हम फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेज सकें, तो इसे ही आर्टेमिस मिशन का नाम दिया गया है। तो नासा का मिशन है ये, क्या करने का मिशन है? चंद्रमा पर फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का मिशन को आर्टेमिस मिशन कहा गया है। ठीक है, इसका नाम किस पर दिया गया है? प्राचीन चंद्र देवी आर्टेमिस के नाम पर इसका नाम रखा गया है। प्राचीन चंद्र देवी थी तो उनका नाम जो है आर्टेमिस था, तो उन्हीं के नाम पर इस मिशन को रखा गया है। ठीक है, आर्टेमिस जो है वो चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा। हाँ, अब इसमें क्या मामला है कि इसका जो है मैंने आपको बता दिया कि वहां पर क्या होगा। इसमें जो है खास बात क्या है कि इसमें 3 तरीके के मिशन रखे गए हैं। आर्टेमिस 1 मिशन रखा गया है जिसमें क्या होगा कि बिना मानव रहित, यानी कि मानव नहीं भेजा जाएगा, अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि यह मिशन चंद्रमा पर जाएगा, चंद्रमा की ऑर्बिट में जाएगा, उसकी कक्षा में जाएगा, इसमें मानव नहीं भेजे जाएंगे, मानव रहित होगा ये। और ये पहला, इसे आर्टेमिस 1 कहा जाएगा। ये चंद्रमा की कक्षा में जाएगा, चंद्रमा के चारों तरफ घूमेगा, कुछ दिन घूमेगा, इसके बारे में अध्ययन करेगा और फिर वापस पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके के मानव को नहीं भेजा जाएगा। यह आर्टेमिस 1 मिशन होगा और यह मिशन पूरी तरीके से भेजा गया और पूरी तरीके से सफल हो चुका है। ठीक है, सफल हो गया, यानी इसको पिछले साल भेजा गया। ठीक है, और ये पूरी तरीके से सफल हो गया। यानी आर्टेमिस 1 में क्या किया गया, हमारा जो आर्टेमिस 1 या आर्टेमिस 1 मिशन को भेजा गया, ये चंद्रमा की उसमें कक्षा में गया, उसके चारों तरफ घूमा, उसके बारे में अध्ययन किया और फिर वापस आ गया, तो ये पूरी तरह सफल हो चुका है। आर्टेमिस 2 को अब 2024 में भेजेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? चालक दल जाएगा। इसमें चालक दल यानी कि इसमें अंतरिक्ष यात्री जाएंगे लेकिन चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे नहीं, यानी इसमें अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। ठीक है, इसमें अंतरिक्ष यात्री नहीं गए थे, इसमें अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, चंद्रमा के चारों तरफ उसके ऑर्बिट में, उसकी कक्षा में चक्कर लगाएंगे और फिर उसके बाद पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। तो इसमें अंतरिक्ष यात्री जाएंगे लेकिन सिर्फ चंद्रमा की ऑर्बिट में जाएंगे, सिर्फ उसकी कक्षा में जाएंगे, चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेंगे। ठीक है, तो ये 2024 में इसको भेजा जाएगा। जब ये सफल हो जाएगा तो फिर आर्टेमिस 3 भेजा जाएगा, ये 2025 में भेजा जाएगा। इसमें क्या होगा कि चंद्रमा की सतह पर ये पृथ्वी से ये भेजा जाएगा आर्टेमिस 3 मिशन, और ये चंद्रमा की ऑर्बिट में ही नहीं जाएगा बल्कि ऑर्बिट में कुछ वक्त के लिए घूमेगा और फिर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। ठीक है, यानी कि मानव को अंतरिक्ष चंद्रमा की सतह पर उतारने वाला जो मिशन फाइनली होगा वो आर्टेमिस 3 होगा। ठीक है, और इसमें पहली बार ऐसा होगा कि एक महिला अंतरिक्ष यात्री को भी भेजा जाएगा। तो एक ये भी है कि फिर से हम चंद्रमा की सतह पर उतार के देखें मानव को, और दूसरा पहली बार किसी महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतार कर देखें। तो इस तरीके का ये मिशन होगा आर्टेमिस मिशन। तो आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 मिशन, ये तीनों में क्या फर्क है? इसमें क्या है? मानव रहित है, ये मानव युक्त है लेकिन सिर्फ उसकी कक्षा में, और ये मानव युक्त है और उसकी कक्षा में ही नहीं बल्कि उसकी सतह पर भी उतरेगा। तो ये मिशन जो है आर्टेमिस मिशन कहलाएगा। इसके लिए स्पेशल रॉकेट बनाया है नासा ने। ठीक है, स्पेशल रॉकेट बनाया जिसका नाम SLS है। ठीक है, तो ये SLS जो है वो स्पेशल सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम इसे बनाया गया है। तो ये SLS रॉकेट जो है नासा का बनाया गया मिशन है, और ये जो है चंद्रमा और उससे आगे ले जा सकता है, यानी कि चंद्रमा और उससे आगे मिशन को भेजने के लिए इसको स्पेशली बनाया गया है SLS मिशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आर्टेमिस मिशन के बारे में हैं। तो इसके आगे जो है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग मॉक्सी के बारे में बात करेंगे। तो मॉक्सी जो है वो, मॉक्सी का फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो कि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम है। तो इसने जो है मंगल ग्रह पर, मॉक्सी जो इंस्ट्रूमेंट है
ये मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन इसने उत्पादित किया। ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसको बनाया गया है मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन को उत्पादित करने के लिए। तो इसने वहां पर उत्पादन किया ऑक्सीजन को, वहां के एटमॉस्फेयर से बनाया। और ये किसके साथ भेजा गया था, नासा ने किसके साथ भेजा था, परसेवरेंस रोवर के साथ। जो परसेवरेंस रोवर जो नासा का है उसके साथ इसे भेजा गया था और वहां पर इसने वहां पर ऑक्सीजन को बनाकर एक बहुत बड़ा काम किया है, जिससे कि हम लोग जब फ्यूचर में मार्स पर जाएंगे तो मार्स पर जब मनुष्य जाएगा तो वहां के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को उत्पादित करने के लिए इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट काम आ सकेंगे। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को किसने बनाया था, डिजाइन किया था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसको बनाया था। ठीक है, मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 96% है, ऑक्सीजन सिर्फ 0.13% है, 13% है। तो उसको वहां के एटमॉस्फेयर से उस 0.13% ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके और उसे मनुष्य के जीने लायक पैदा करके बनाने का काम ये मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं आइंस्टीन रिंग। आइंस्टीन रिंग के बारे में बात करते हैं। तो आइंस्टीन रिंग क्या होता है, तो इसे समझिएगा कि जब कभी भी होता क्या है बच्चों कि आइंस्टीन रिंग को अगर समझें तो मान लीजिए कि हमारा कोई भी टेलीस्कोप जब किसी भी दूर की गैलेक्सी को देखता है, ठीक है, जब हमारा कोई भी टेलीस्कोप जब दूर की गैलेक्सी को देखता है तो यहां से इस गैलेक्सी से, मान लीजिए ये गैलेक्सी है, इसको देखना चाह रहा है। तो जब मान लीजिए ये गैलेक्सी है या कोई स्टार हो सकता है, कोई तारा हो सकता है, कोई गैलेक्सी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब किसी दूरस्थ गैलेक्सी को देखने का प्रयास करता है हमारा टेलीस्कोप, तो इस दूरस्थ गैलेक्सी से जब प्रकाश की किरणें आती हैं, ठीक है, प्रकाश की किरणें आती हैं या ये दूर से मौजूद तो तारे से प्रकाश की किरणें आती हैं, और जब रास्ते में उनको कोई, जैसे कि ब्लैक होल है जिसके पास बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी है, बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, या कोई बहुत बड़ी गैलेक्सी है जिसके पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, तो होता क्या है कि जब ये प्रकाश दूर की गैलेक्सी से आता है या दूर के तारे से आता है और बीच में रास्ते में कोई बहुत बड़ी गैलेक्सी, बहुत बड़ा ब्लैक होल या बहुत ही घनत्व वाला कोई सिस्टम पड़ता है रास्ते में, तो इसकी वजह से ये जो प्रकाश होता है वो, वैसे तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो बेंड हो जाता है और इस बेंडिंग की वजह, इस बेंडिंग को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो पीछे की गैलेक्सीज होती हैं वो थोड़ी सी उभरी, जैसे किसी चीज को लेंस में हम देखते हैं तो वो थोड़ी सी बड़ी सी उभरी सी हुई दिखाई देती है, तो उस तरीके से दिखाई देने लगती है। और इसकी वजह से एक रिंग सा, मतलब जैसे किसी चीज को आप लेंस से देखिए तो एक बड़ी सी रिंग जैसी चीज दिखाई देने लगती है, मतलब कोई चारों तरफ की चीजें थोड़ी सी उभर जाती हैं, उठ सी जाती हैं, तो एक रिंग जैसी चीज दिखाई देने लगती है, एक उभरी हुई चीज दिखाई देने लगती है। तो उसी तरीके से जब किसी बहुत दूर की गैलेक्सी या तारे से प्रकाश आता है और एक बीच में बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट के पास से गुजरता है, तो थोड़ा बेंड हो जाता है और बेंड होकर थोड़ा उभरा हुआ सा नजर आता है, एक गोला सा नजर आता है, एक विशेष प्रकार के गोले से नजर आता है। तो इसे ही आइंस्टीन रिंग कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, आइंस्टीन रिंग के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसे ही आइंस्टीन रिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये आइंस्टीन रिंग जो है वो देखी गई जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट से लगभग पूर्ण आइंस्टीन रिंग का एक छवि ली गई है, पूर्ण आइंस्टीन रिंग की एक पूरी छवि ली गई है। ठीक है, अब यहां पे आइंस्टीन वलय प्रकाश का एक वलय है जो तब बनता है जब किसी आकाशगंगा, तारे या अन्य प्रकाश उत्सर्जक ब्रह्मांडीय वस्तुओं से प्रकाश पृथ्वी या इस मामले में वेब टेलीस्कोप पर पहुंचने से पहले एक विशाल वस्तु के पास से गुजरता। मैंने बताया था एक विशाल वस्तु, वो ब्लैक होल भी हो सकता है, वो जो है कोई दूसरी गैलेक्सी भी हो सकती है, जब उसके ऊपर से गुजरता है तो वो बेंड हो जाता है और एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, उसमें हमारी इमेज बनती है, तो उसे हम लोग आइंस्टीन रिंग बोलते हैं। जब ऐसा होता है तो गुरुत्वीय लेंसिंग प्रकाश को मोड़ देती है और यही स्रोत लेंस और अवलोकन करने वाला तत्व सभी सही संरेखण में हो तो प्रकाश एक वलय के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टीन रिंग बोलते हैं। वही जो मैंने आपको समझाया वही बातें यहां पर लिखी हुई हैं। तो आइंस्टीन रिंग जिसे हाल ही में कैप्चर किया गया था दूर की आकाशगंगा SFTS J0141839475.18 के प्रकाश से बनी थी। यह पृथ्वी से लगभग 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने आप लोगों को एक दिखाया था, एक जो पहली इमेज थी
उसको जो दिखाया था मैंने आप लोगों को, तो उसमें भी शायद वो चीज ग्रेविटेशनल लेंसिंग दिखी थी। हाँ, तो ये जो था, तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो इमेज थी, इस इमेज में आप थोड़ा सा ये जो आप स्ट्रक्चर, ये जो जितनी भी आकाश गंगाएं दिख रही हैं, ये थोड़ी उभरी हुई सी, जैसे किसी लेंस से आप इस चित्र को अगर गौर से देखेंगे तो एक लेंस जैसा, जैसे लग रहा है किसी लेंस से देखी जा रही है, कि इसको जैसे किसी पूरी आकाश गंगा को एक लेंस से देखा जा रहा है। ठीक है, लेंस से देखा जा रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा एक उभरा हुआ सा चित्र आपको नजर आ रहा है, एक उभरा हुआ सा लेंस से जैसे देखता हुआ नजर आ रहा है, यही चीज जो है आइंस्टीन रिंग कहलाती है, जिसमें जो है एक लेंस जैसे लग रहा है कि आप किसी चीज को लेंस से देख रहे हैं। तो इसी को ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और ये जो वलय दिखाई पड़ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टीन रिंग के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं इसरो के सबसे भारी रॉकेट एलवीएम मार्क 3 के बारे में बात करते हैं, एलवीएम 3 के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष, जो सीधी सी बात है, जो जीएसएलवी आप लोगों ने सुना होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो जीएसएलवी का जो MK3 वर्जन है, उसी को अब नया नाम दे दिया गया है। जीएसएलवी MK3 का जो नया नाम दे दिया गया है, वो दे दिया गया है एलवीएम 3 का नाम दे दिया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो सबसे भारी रॉकेट है, वो जो है वो एलवीएम 3 है, जो लगभग लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 8000 से लेकर 10,000 किलोग्राम के सैटेलाइट को भेज सकता है। ठीक है, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में यानी लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, लगभग 4,000 किलोग्राम के सैटेलाइट को ये भेज सकता है। ठीक है, 4,000 का, तो जियो में 4,000 किलोग्राम के सैटेलाइट और लियो में 8,000 से 10,000 किलोग्राम के सैटेलाइट को ये एलवीएम 3 भेज सकता है। तो अभी हाल ही में 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को एक साथ जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने में सफलता हासिल की है हमारे एलवीएम 3 ने, यानी जिसे जीएसएलवी MK3 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये मिशन था, यानी कि ये जो उपग्रह भेजे हैं 36, वो वन वेब कंपनी के भेजे हैं। और ये वन वेब कंपनी जो है वो यूके की एक कंपनी है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था उसके बारे में, जो स्पेस एक्स का मिशन है, स्पेस एक्स के मिशन के बारे में बात किया था, जो सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वो उसने भेजे हैं बहुत सारे, उसी तरीके की योजना इसकी भी है, वन वेब कंपनी की है। ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो भेजकर पूरे धरती पर जो है वो दूरसंचार सेवाएं और टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं देने का प्रयास कर रहा है। तो इस वन वेब कंपनी में भी बहुत सारे 648 उपग्रह भेजने का प्लान है लो अर्थ ऑर्बिट में इस वन वेब कंपनी का, यानी पूरी पृथ्वी को दूर संचार सुविधाएं देने के लिए वन वेब कंपनी का टारगेट है कि वो 648 लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट को भेजेगा, जिसमें से 36 को अभी हाल में जो है वो हमारे 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को किसने छोड़ा है, इन 648 में से 36 को भेजा है हमारे एलवीएम 3 के थ्रू भेजा गया है। और आगे भी हम इसी तरीके के और भी इस वन वेब कंपनी के उपग्रहों को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी कि सारे के सारे तो हम नहीं भेजेंगे, लेकिन 36 अभी भेज चुके हैं और कुछ और भी अभी हम आगे भेजने वाले हैं। इसके लिए जो है वो हम ये जो कंपनी है वन वेब कंपनी है वो हमारे इसरो को जो है वो काफ़ी हैवी पेमेंट कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मैंने आपको बता ही दिया, इसकी क्या कैपेसिटी है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नाविक, भारत तकनीकी कंपनियों को अपने स्मार्टफोन को अपने नाविक सिस्टम के अनुकूल बनाने के लिए जोर दे रहा है। मतलब भारत में अब कह दिया गया है कि भाई अब जीपीएस बहुत हो चुका, जीपीएस अगर आप नेविगेशन करना चाहते हैं, यानी जो जीपीएस आप यूज करते हैं जिसकी मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान आप जाते हैं, ठीक है, तो नेविगेशन करने के लिए, नौ परिवहन करने के लिए, ठीक है, साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अभी तक हम लोग जो जीपीएस का फोन में उपयोग कर रहे थे, अब भारत सरकार ने कह दिया कि भाई अब जीपीएस के अलावा आप हमारे भारत का जो नेविगेशन, हमारा खुद का जो नेविगेशन सिस्टम है, हमारे जो खुद के नेविगेशन सैटेलाइट्स का जो सिस्टम है जिसे हम नाविक का नाम दे रहे हैं, उसका यूज करने के लिए अपने अंदर, अपने मोबाइलों के अंदर इंस्ट्रूमेंट लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब कि जीपीएस के लिए जो आपने इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है उसकी वजह से आपके फोन में नेविगेशन मिलता है, अब एक अलग इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम नाविक, यानी कि भारत का अपना जो निजी नेविगेशन सिस्टम है उसका भी उपयोग किया जा सकेगा एक इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करके। अब ये इंस्ट्रूमेंट कौन इंस्टॉल करेगा? आप नहीं करेंगे। जब नए फोन आएंगे तो सारी कंपनियों से कह दिया गया, सारे फोन कंपनियों से कह दिया गया कि आप अपने
फोनों के अंदर नाविक का जो नेविगेशन सिस्टम का इंस्ट्रूमेंट है उसे भी इंस्टॉल करें, जिससे कि हम लोग जो है इंडिया के लोग जो है वो नाविक का भी उपयोग भारत में कर सकें। नाविक आपको पता है कि भारत का खुद का नेविगेशन सिस्टम है, भारत का खुद का निजी नेविगेशन सिस्टम है, और ये जो नाविक का नेविगेशन सिस्टम है ये 1500 किलोमीटर, यानी कि हमारे भारत के जो तटरेखा है उससे 1500 किलोमीटर के दोनों एरिया को कवर करता है। यानी 1500 किलोमीटर के एरिया में किसी भी तरीके के नेविगेशन में ये हमारी मदद करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में हमारी मदद करता है। इसमें हमारे जो 9 सैटेलाइट भेजे गए हैं, लेकिन इसमें से 7 सैटेलाइट अभी एक्टिव हैं, और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स जो भेजने का प्लान किया जा रहा है। इसको जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता भी मिल गई है, ठीक है, मान्यता भी मिल गई है, और साथ ही साथ अब ये जो है समुद्री यात्रा में इसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। इसकी हवाई यात्रा में भी इसके परीक्षण किए जा चुके हैं जो बहुत ही सफल रहे हैं, और अब धीरे धीरे हम इसका हवाई यात्रा में, समुद्री यात्रा में और अपने गाड़ियों में और साथ ही साथ अपने पर्सनल यूज के लिए भी इसका यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, जीपीएस जैसे नाविक कैसे, जीपीएस मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अच्छा, जीपीएस जो होता है एक चीज याद रखिएगा, जो जैसे जीपीएस है ग्लोनास है, ठीक है, ग्लोनास, ठीक है, तो जीपीएस अमेरिका का है, ग्लोनास जो है वो रशिया का है। ठीक है, इसके अलावा जो है गैलीलियो है, गैलीलियो जो है वो यूरोपीय एजेंसी का है। ठीक है, तो गैलीलियो, तो ये सब जो है ग्लोबल है, ग्लोबल। ठीक है, चाइना का जो है वो है, चाइना का बीडू है जिसे हम लोग इस वक्त कंपास के नाम से जानते हैं, तो चाइना का है, अमेरिका का है, रशिया का है, ये सब ग्लोबल है, यानी पूरे विश्व में सुविधाएं देते हैं। हर विश्व में कहीं पर भी पहुंच जाइए, वहां पर आप इनका यूज करके नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा इरनस है, यानी कि हमारा जो नाविक है वो रीजनल है, ये बात याद रखिएगा। रीजनल मतलब क्षेत्रीय है, सिर्फ पृथ्वी हमारे तटरेखा से 1500 किलोमीटर इधर, 1500 किलोमीटर इधर की पर ही नेविगेशन देगा, पूरे पृथ्वी के हर जगह पर ये नेविगेशन की सुविधा हमें नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है, ये बात याद रखिएगा। फिर एनसेल्डस महासागर, ये एनसेल्डस महासागर कहां पे है? शनि के का एक चंद्रमा है। एनसेल्डस क्या है? शनि का एक चंद्रमा है, वहां पे जीवन के प्रमाण खोजे गए हैं। अब जीवन के प्रमाण कैसे खोजे गए हैं? माना जाता है कि जो एनसेल्डस है, जो मून है, किसका मून है? ये चंद्रमा है, ये शनि का चंद्रमा है, तो वहां पर महासागर मौजूद है। ठीक है, और महासागरों के ऊपर काफी बर्फ मौजूद है, तो माना जाता है कि वहां के जो महासागर हैं, उन महासागरों में, ठीक है, महासागरों में फास्फोरस पाया जा रहा है। ठीक है, वहां पे क्या पाया जा रहा है? फास्फोरस पाया जा रहा है, और ये जो फास्फोरस है वो जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी हमारे शरीर में अगर हमारी डीएनए में देखोगे तो उसमें भी फास्फोरस है। ठीक है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल में फास्फोरस है, हमारे दांत में, हमारी हड्डियों में, ठीक है, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें से हम जहां पे ऊर्जा संरक्षित रहती है, वहां पर भी फास्फोरस मौजूद है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो फॉस्फेट, जो फास्फोरस है वो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में या अन्य जीवों के शरीर में भी ये फास्फोरस पाया जाता है। तो अगर फास्फोरस का पता यहाँ के महासागरों में पता चला है एनसेल्डस के, तो हो सकता है वहां जीवन किसी रूप में मौजूद हो, क्योंकि फास्फोरस वहां पे बहुतायत मात्रा में पाया गया है, तो हो सकता है वहां पर भी जीवन किसी रूप में मौजूद हो, तो इसलिए ये काफी चर्चा में रहा। ठीक है, काफी चर्चा में रहा। और ये जो रिसर्च किया है वो किसने किया है? अंतरिक्षयान कैसिनी ने। अंतरिक्षयान कैसिनी के जो डेटा उन्होंने भेजा, जो 13 सालों से शनि ग्रह का अध्ययन कर रहा है, तो वो उसने जो डेटा भेजा है कैसिनी ने, तो उसी से इस बारे में पता लगाया गया है। तो बर्फीली सतह के दरारों से बर्फ के दानों के गुच्छे और जल वाष्प निकलती रहती है, और उसके अंदर फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस मौजूद है, और ये फास्फोरस जो है वो किसी भी जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है एनसेल्डस के महासागरों में जीवन मौजूद हो, यानी एलियंस मौजूद हो। कभी ये मत सोचा कीजिए कि एलियंस जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं वैसे ही हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सूक्ष्म जीव की तरह से मौजूद हो, बैक्टीरिया के रूप में मौजूद हो, तो हो सकता है। तो इसलिए काफी चर्चा में रहा। इसके बाद इसरो का मंगलयान मिशन, तो इसरो का जो मंगलयान मिशन था वो अब समाप्त हो गया है, और उससे हमारा संपर्क अब खत्म हो चुका है, और अब मंगलयान मिशन जो है वो पूरी तरीके से समाप्त घोषित कर दिया गया है। तो ये जो मंगलयान मिशन था ये 2013 में भेजा गया था, 5 नवंबर 2013 में भेजा गया था, 24 सितंबर 2014 में वो वहां पर मंगल पर पहुंचा था। भारत इस मंगलयान को भेजकर पूरे एशिया में पहला कंट्री बन गया था जिसने मंगल की ग्रह की
की कक्षा में प्रवेश किया था, पूरे एशिया का पहला कंट्री और दुनिया का चौथा कंट्री बन गया था, और पहले प्रयास में मंगल की ग्रह की कक्षा में जाने वाला पहला देश बना था भारत। ठीक है, पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में जाने वाला पहला देश भारत बन गया था। और उसके बाद इस मंगलयान को सिर्फ 6 महीने के लिए भेजा गया था 2014 में, लेकिन ये इसने लगभग 7 साल से ऊपर काम किया और फाइनली जो है वो इसका जो मिशन है वो 2022 में खत्म हो गया। ठीक है, मंगलयान भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी यानी दूसरे ग्रह पर भेजा जाने वाला पहला मिशन था। ठीक है, अब आप कहेंगे सर चंद्रयान भेजा गया था, नहीं, चंद्रयान दूसरे ग्रह पर नहीं गया था। चंद्रयान है वो तो चंद्रमा पर गया था, और चंद्रमा जो है हमारे ग्रह का ही एक मून है। ठीक है, तो वो दूसरा ग्रह तो नहीं है, तो दूसरे ग्रह पर भेजने वाला है। दूसरा ग्रह क्या है? मंगल है, तो मंगल पर भेजा जाने वाला ये पहला मिशन था। ठीक है, या किसी दूसरे ग्रह पर भेजा जाने वाला ये पहला मिशन था, पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था भारत का। ठीक है, भारत का मिशन था। तो यह अब समाप्त हो चुका है। इसने बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए, बहुत सारे एक तरीके से पूरे मंगल की हजारों फोटोज भेजी, जिनकी मदद से एक पूरी तरीके से एटलस तैयार हो गई है, 3D एटलस तैयार हो गई है पूरे मंगल ग्रह की, और भी बहुत सारी जानकारियां वहां के बारे में ये मंगलयान ने दी, और अब ये समाप्त हो चुका है ये मिशन। ठीक है, अब मंगलयान को PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था, ये सारी जानकारी आपको ऑलरेडी है। अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है बनाने की योजना बना रहा है हमारे इसरो ने, तो इसको बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिसे कहा जाएगा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, NGLV, यानी हमारे पास क्या मौजूद है? PSLV मौजूद है, GSLV मौजूद है, ठीक है, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मौजूद है, और अब हम लोग जो है NGLV बनाने जा रहे हैं। ठीक है, RLV भी हम बना रहे हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसके साथ साथ NGLV पर भी हम काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। तो ये NGLV की खास बात क्या होगी कि ये जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में, यानी कि भूस्थैतिक स्थानांतरण जो कक्षा है उसमें 10 टन यानी कि लगभग 10,000 किलोग्राम के सैटेलाइट को भेज सकेगा। कितने किलोग्राम के? 10,000 किलोग्राम के सैटेलाइट को भेज सकेगा भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा यानी GTO के अंदर ये लगभग 10 टन के सैटेलाइट को भेज सकेगा। और साथ ही साथ 3 चरण का ये होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें NGLV में अर्ध क्रायोजेनिक प्रणोदक का यूज किया जाएगा, इसमें तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा, और साथ ही साथ कैरोसिन ऑयल यानी फ्यूल की तरह से, ईंधन की तरह से एक प्रोसेस्ड कैरोसिन ऑयल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ईंधन की तरह से मिट्टी का तेल यानी कैरोसिन ऑयल का यूज किया जाएगा, और लिक्विड ऑक्सीजन का इसमें उपयोग किया जाएगा इस व्हीकल के अंदर, यानी कि इस रॉकेट के अंदर। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। गया BH1 गाइया BH1 गाइया BH1 क्या है? पृथ्वी के निकटतम, अभी तक का पृथ्वी का निकटतम ज्ञात ब्लैक होल। ठीक है, यानी पृथ्वी के सबसे करीबी जो ब्लैक होल है उसी का नाम है गाइया BH1। ठीक है, गाइया BH1 पृथ्वी के सबसे निकटतम एक ब्लैक होल को खोजा गया है, और इसका नाम गाइया BH1 रखा गया है। ठीक है, और ये नक्षत्र ओफियूचस में मौजूद है। ये कहां पे मौजूद है? नक्षत्र ओफियूचस में मौजूद है, और यह 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। ये पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर है? 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी कि अगर एक साल जो है प्रकाश चलता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो एक साल में जितना चलता है वो 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है, और 1600 प्रकाश वर्ष दूर है ये हमसे। ठीक है, यानी प्रकाश की स्पीड से भी अगर चलोगे तो 1600 साल जो है यहां पर लग जाएंगे पहुंचने में, तो जरूरत ही नहीं है जाने की। ठीक है, ब्लैक होल लेकिन सबसे निकटतम ब्लैक होल है। इसको गैया अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया है। गैया अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा इसको खोजा गया है। ठीक है, तो ये जो टेलीस्कोप है ये मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में अध्ययन कर रहा है, तारों के बारे में अध्ययन कर रहा है। इसके अलावा जो है ये 2025 तक ये सक्रिय रहेगा, तो इसी के द्वारा ये इस ब्लैक होल की खोज की गई है। ठीक है, विक्रम एस रॉकेट आपको पता है कि विक्रम एस रॉकेट जो है वो हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस, यानी ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में काम करने वाली ये प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम स्काई रूट एरोस्पेस है। तो ये भारत स्काई रूट एरोस्पेस का पहला रॉकेट जो है लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है विक्रम एस।
तो विक्रम एस भारत में पहली बार ऐसा हुआ है किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना खुद का रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये उस रॉकेट का नाम क्या है, विक्रम एस, और कौन सी कंपनी है, वो कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, तो इसने अपने निजी तौर पर इस रॉकेट का निर्माण किया और इसे लॉन्च किया। और इस मिशन को, यानी पहली बार, क्योंकि हम ये काम कर रहे थे तो पहली बार हमने पहली बार किसी प्राइवेट, भारत में किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना रॉकेट लॉन्च किया है, तो इस मिशन को नाम दिया गया है मिशन प्रारंभ। क्या नाम दिया गया है, मिशन प्रारंभ। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो मिशन प्रारंभ इसे कहा गया है। इसका ये सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल था। सब ऑर्बिटल का मतलब ये है कि ये ऑर्बिट में नहीं गया, सब ऑर्बिटल मतलब कि बहुत कम ऊंचाई पे 65 से 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया है, और ये एक्सपेरिमेंट था एक तरीके से। ठीक है, अभी इस एक्सपेरिमेंट, इसके बाद इससे और एडवांस रॉकेट बनाए जाएंगे जिसको ऑर्बिट में भेजने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला रॉकेट कल लॉन्च किया गया। ठीक है, स्काई रूट जो है वो 3 विक्रम एस रॉकेट डिजाइन कर रहा है, जो सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में रॉकेट को 290 किलोग्राम और 560 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकेगा, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में। अब इसको और भी एडवांस जो रॉकेट बना रहा है विक्रम, स्काई रूट कंपनी जो बना रही है विक्रम रॉकेट, वो लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 290 किलोग्राम और 560 किलोग्राम के पेलोड को, यानी सैटेलाइट को, ये लो अर्थ ऑर्बिट में निम्न भू कक्षा में भेज सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों द्वारा की गई अन्य पहले, जैसे कि रॉकेट निर्माण में स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, ये भी अपना एक रॉकेट बना रहा है, ये भी अपना प्रक्षेपण यान बना रहा है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। तो अग्निकुल कॉस्मोस भी अपना लॉन्च व्हीकल बना रहा है, और इसका जो है वो परीक्षण किया जा रहा है, इसके इंजन वगैरह का परीक्षण प्रॉपर चल रहा है। तो अभी लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्दी इसको भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। ये क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो ये क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उसमें लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है एज अ फ्यूल। ठीक है, ईंधन की तरह से इसमें क्रायोजेनिक इंजन में क्या यूज किया जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, और साथ ही साथ ऑक्सीकारक की तरह से, ऑक्सीकारक यानी कि इस तरल इस ईंधन को जलाने के लिए जो ऑक्सीकारक की तरह से यूज किया जाता है वो तरल ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है ईंधन की तरह से, और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है ऑक्सीकारक की तरह से इस क्रायोजेनिक इंजन का। तो इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, जो कि बहुत ज्यादा एडवांस इंजन है, उसका जो है परीक्षण किया है। और इस इंजन को जो है कहां पर लगाया जाएगा, ये LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के अंदर इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, और पहली बार 3D प्रिंटेड टरबाइन को इसमें यूज किया गया, यानी एक तरीके से इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, इसके अंदर जो टरबाइन यूज की गई है, वो पहली बार 3D प्रिंटेड टरबाइन का यूज किया गया है इस इंजन के अंदर। ठीक है, तो इसका पहला गर्म परीक्षण टेस्ट किया गया है। 20.8 टन के थ्रस्ट इसने डेवलप किया है। इसको किसके अंदर लगाया जाएगा, LVM-3 के अंदर लगाया जाएगा, जिसे हम लोग पहले GSLV MK3 के नाम से जानते थे। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि GSLV MK3 क्या है। गामा किरणें प्रस्फोट क्या होता है, तो पृथ्वी से 2.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर प्रकाश की अब तक की सबसे चमकीली चमक को खगोलविदों ने देखा है। ठीक है, और ये जो है वो ये जो चमक है वो किसकी वजह से आई है, ये आई है गामा किरण प्रस्फोट की वजह से, गामा किरण विस्फोट। ठीक है, गामा रे बस्ट इसे कहा जाता है, गामा रे बस्ट इसे कहा जाता है, उसकी वजह से ये चमक आई है। अब ये चमक कहां से हुई होगी, ये माना जा रहा है कि एक तारा है, जब मरने की कगार पर होता है, जब मरता है तो एक बहुत भयंकर सा विस्फोट होता है, जिसे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सुपरनोवा विस्फोट। तो ये जो सुपरनोवा विस्फोट होता है, जब एक तारे की मृत्यु होती है तो वो सुपरनोवा विस्फोट करता है। सुपरनोवा एक भयंकर विस्फोट करता है, सुपरनोवा विस्फोट करता है, और उसके बाद जब सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है तारे में और तारे की मृत्यु हो जाती है, तो तारे की मृत्यु के बाद जो है वो न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, और साथ ही साथ तारे की मृत्यु के बाद जो है वो ब्लैक होल बनता है। ठीक है, ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। ठीक है, तो यह माना जाता है कि किसी सुपरनोवा ब्लास्ट में, यानी ये जो गामा रे बस्ट हुआ है, बहुत भयंकर रूप की चमक देखी गई है, बहुत भयंकर विस्फोट देखा गया है, तो यह माना जाता है कि यह हो सकता है कि किसी सुपरनोवा ब्लास्ट में कोई तारा मर रहा हो और उसमें सुपरनोवा ब्लास्ट
होने जा रहा हो या हो चुका हो, तो उस सुपरनोवा जो ब्लास्ट हुआ है, उसी सुपरनोवा ब्लास्ट में या सुपरनोवा ब्लास्ट होने वाला है, उसी में जो है ये गामा रे विस्फोट देखा गया, जिसकी वजह से एक बहुत भयंकर चमक हमारे वैज्ञानिकों ने कैप्चर किया। ठीक है, तो जीआरबी ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोट रहे हैं। वे क्षणिक होते हैं लेकिन शक्तिशाला इसमें से गामा रे विस्फोट, इसे गामा रे बस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें गामा विकिरण निकलता है, गामा रेज निकलती हैं। ठीक है, गामा रेज जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो रेज होती हैं, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी वाली जो किरणें होती हैं, उन्हें गामा किरणें बोलते हैं, तो वो निकलती हैं। ठीक है, इसी वजह से ये बहुत चमकीला हो जाता है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो वे इतनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जितनी सूर्य से अपने 10 अरब वर्ष के जीवन काल में करता है। मतलब एक बार में जब गामा रे बस होता है तो इतनी ऊर्जा उत्पादित होती है जितना सूर्य अपने 10 अरब साल के जीवन काल में जितनी ऊर्जा उत्पादित करेगा, उतना सिर्फ एक थोड़े से विस्फोट में उत्पन्न हो जाती है। तो ये इसकी खास बात है गामा रे विस्फोट में। तो ये किसी तारे के मृत्यु के वक्त पर यह विस्फोट माना जा रहा है कि ये देखा जाता है गामा रे बस। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज जानी, और इस वीडियो में मैंने बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से सारी चीजों को जल्दी से जल्दी कम समय में रिवाइज करने की कोशिश करी, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कम समय में मैं दे पाऊं। तो इस तरीके का मेरा प्रयास रहा है। होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होगा, और मुझे लगता है कि आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। अगर इस तरीके के और भी वीडियोस चाहिए तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।